से नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में मैं अनुसया साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं आचार्य राजेश कुमार जी, हिंदी के 100 लोकप्रिय लेखकों में सूचीबद्ध। इनकी योग्यता, कार्यानुभव, सम्मान तथा प्रकाशन की कहानियां आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। आचार्य राजेश कुमार जी, नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुसुईया जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और विश्व साहित्य सेवा संस्थान और आपको बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। जी, चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने प्रश्नों की ओर जाते हैं कि हमारे दर्शक आपका संपूर्ण परिचय जानना चाहेंगे। आपका हाँ। शिक्षा, पारिवारिक माहौल आदि के बारे में। अ, ये बड़ा मुश्किल काम है और मुझे याद आती है। अ, मुझे लगता है कि वो शायद जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कहानी आज कहूँ। हम्म। क्या ये अच्छा नहीं कि मैं कुछ ऐसा है कि मैं चुप रहूं और लोग बोले कुछ इस तरह से। खैर, मैं संक्षेप में बताता हूँ कि मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। उसका नाम करोदा है, करोदा हाथी। और मुझे हम्म। देखने से भी पता चलता है कि उसका नाम हाथी ही होगा। अच्छा। तो शायद दो करोदा थे, तो एक को उन्होंने हाथी कहा। और हमने जब पूछा कि अपने माता पिता और दादा दादी वगैरह से कि हाथी का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि वो उस गांव में गेहूं रखने के लिए जमीन में बड़े बड़े ऐसे गड्ढे जैसे बना देते थे, उसको हम्म। खत्ती खत्ती कहते थे। तो वो धीरे हम्म। धीरे बिगड़ के हाथ में। हम्म। वहीं मैंने कक्षा 6 तक पढ़ाई की। फिर हम्म। मेरे पिता ने कुछ पढ़ाई की थी और वो उनको दिल्ली में नौकरी मिल गई, तो वो वहाँ पर आ गए। और जब वो थोड़ा ठीक उनको जम गए, उनको मकान वगैरह मिल गया, तो हम लोग भी यहाँ आ गए। इसके बाद मेरी सारी शिक्षा दिल्ली में हुई, स्कूल में, सरकारी स्कूलों में। और फिर इसके अलावा हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा दाखिला हुआ। और हिंदी कैसे पढ़ी, हिंदी में मैंने पढ़ाई की। और वो बड़ा रोचक किस्सा है कि मुझे गणित में और विज्ञान में सबसे ज्यादा रुचि थी। मैं स्कूल में डिस्टिंक्शन मेरी आती थी गणित में। और एक बड़ा अच्छा रोचक, क्या ये लंबा परिचय होता जा रहा है लगता है। नहीं 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 नहीं, सही है। आप आपके पास तो भरपूर एक टाइम है रोचक और आप बात अच्छे से मुझे अपना परिचय दीजिए। एक रोचक बात मुझे आती है याद कि हम्म। जब मैंने आठवीं, उस समय आठवीं हमारा जो बैच था वो आखिरी था। 8 और 3 मतलब 8+3, 11वीं तक के लिए। इसके बाद हमारे यहाँ +2 हो गया। अच्छा। आप लोगों को अभी जो दिखाई देता है। तो हम्म। जब मैंने 8वीं पास की तो मेरे उसमें अंक आए 603। हम्म। तो बहुत अच्छे अंक माने जाते थे। और जो हम और मेरे पिता ने, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, तो मुझे उन्होंने आर्ट्स में दाखिला दिलवाया, जिसमें अर्थशास्त्र वगैरह, हिंदी अंग्रेजी वगैरह विषय थे। तो जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे, मुझे अभी तक याद है, वो सबसे पूछ रहे थे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे अंक कितने हैं। तो लोगों के अंक थे 330, 340, ऐसे ऐसे आते थे। तो जब मैंने, अच्छा उस समय तो अध्यापक के सामने डर लगता है, तो ऐसे वो बहुत ही हल्के से मैंने कहा कि 603। तो उनको सुना 303। ओ। तो वो ऐसे बिफर गए। उन्होंने कहा ये तुम लोग इतने कम नंबर ला के पास कैसे हो जाते हो देखा। तो मैंने फिर बहुत डरते डरते कहा कि सर 603 है। फिर हम्म। वो ऐसे चमत्कृत हो गया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको विज्ञान में जाना चाहिए, इस तरह से वो हुआ। खैर, ये हुआ किस्सा स्कूल का। फिर जब कॉलेज की बात आई तो हमारे बड़े भाई हैं, वो मुझसे 2 साल बड़े हैं। और उन्होंने पहले अर्थशास्त्र में ऑनर्स के लिए पढ़ाई शुरू की। फिर उनको कुछ समस्या हुई या कुछ ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने हिंदी में उसको बदल लिया, हिंदी ऑनर्स में। और अच्छा। उनकी किताबें किताबें थी वहां पर बची हुई, तो मेरे पिता ने कहा तुम भी हिंदी पढ़ाई छोटे करो। भाई होने का ये मतलब खुशकिस्मती थी या दुर्भाग्य था, ये समझ नहीं आ ये रहा। ये अजीब अजीब सा था, क्योंकि उस समय मैं अपने पिता को दोष नहीं देता, क्योंकि
उस समय ऐसा शायद माहौल नहीं था कि माहौल बच्चे से ऐसा था ना उस हाँ, बच्चे से पूछे क्या पढ़ना है, या हम्म, कोई उनको मार्गदर्शन वाला नहीं था। तो शायद मुझे अभी भी ये पछतावा होता है कि अगर कुछ गणित या विज्ञान होता तो मैं तो शायद बेहतर कुछ करता, ऐसा मुझे लगता है। आप हिंदी में लेकिन तो बहुत बेहतर कर रहे हैं अभी, तो ये अफसोस क्यों है? हाँ, वो शायद मेरा जो कैलकुलेशन है वो सब ठीक रही ऐसा कहना चाहिए। मुझे तो ये आप गणित के में आए। जो गणित। हाँ, हाँ, ये एक वो नहीं रहा होगा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं सोचते हैं और हमें कोई चला रहा होता है। तो कोई हाँ, कोई ऐसी शक्ति रही होगी कि जिन्होंने आपके पिता का मतलब, इवन देखा जाए तो पहले के लोग ऐसा हुआ करता था कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो समहाउ आपको मैथ्स और साइंस लेने के लिए ही अ, धक्का मारते थे, कहते थे नहीं आपको उसी में जाना है, भले ही आपका इंटरेस्ट भले ही आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो। लेकिन जी, फिर जी, जी, आपके साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ कि आपके बहुत अच्छे अंक आए, फिर भी उन्होंने आपका आर्ट में दाखिला करवाया, तो मतलब कि कहीं ना कहीं से लिखा हुआ था कि आपको आर्ट में ही जाना है और भाषा बिल्कुल। में ही अपना नाम रोशन करना है। हाँ तो जी, शुक्रिया, वही यही रहा हुआ। होगा निश्चित रूप से। जी, चलिए बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। अगर आप आर्ट में नहीं आते तो हमारी मुलाकात नहीं होती, हम आपसे चर्चा नहीं कर रहे होते इस बारे में। जी, 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 बिल्कुल अनुसुईया जी। तो ठीक है। बड़ी अच्छी आपने अपनी कहानी सुनाई बचपन की, और किस हाँ, तरह से हम अपने आप कभी कभी इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें रियल में जाना होता है, एक्चुअली मन पता नहीं क्या होता है उस समय, हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, फाइनली हम वहां पहुंच जाते हैं। अब तो तो मैं थोड़ा सा और इसमें जोड़ देता हूँ कि इसके बाद मैंने वो स्नातक या ग्रेजुएशन की हम्म, हिंदी ऑनर्स में, और हिंदी साहित्य पढ़ा। और काफी हमारे जो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और निराला वो सब उस समय थे। अंग्रेजी और पॉलिटिकल साइंस जो थे वो उसको सब्सिडियरी सब्जेक्ट ऐसे कहते थे। तो हम्म, अंग्रेजी मेरा बड़ा मुश्किल से पास हुआ उस समय, ये क्योंकि हम इस तरह का ध्यान सारा हिंदी पर रहता था। लेकिन वो पास हो गया। फिर हम्म, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी कॉलेज में रहते हुए स्नातकोत्तर किया, जिसमें मुझे अच्छा लग रहा कि मैंने पत्रकारिता और आधुनिक हिंदी साहित्य लिया। इसके बाद मैंने उस समय एमफिल होती थी, मास्टर ऑफ फिलोसफी, और उसमें दाखिला लिया। और मैंने उसमें तब तक हम लोग डॉक्टर नरेंद्र कोहली एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, खासतौर से व्यंग्यकार में, उपन्यास के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। तो वो हम्म, हमें हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, और प्रेमचंद पढ़ाते थे। और उसी समय हमारे साथ यहाँ कैलाश वाजपेयी, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वो पढ़ाते थे, जयशंकर प्रसाद वगैरह। तो हम डॉक्टर नरेंद्र कोहली एक छोटा सा लेखक मंडल इस नाम से अपने घर पर एक एक संस्था जैसी चलाते थे, जिसमें वो अपने विद्यार्थियों को या परिचितों को बुलाते थे, और हम सब लोग साहित्य पर चर्चा करते थे, अपनी रचना सुनाते थे, वो आलोचना, समाज आलोचना वगैरह होती थी। तो हम्म, उनके संपर्क में आने से कुछ व्यंग्य वगैरह लिखना शुरू कर दिया, और कुछ ठीक ठाक था तो पत्रिकाओं में ऐसे छपना शुरू कर दिया। फिर हमने खूब हरिशंकर परसाई और रविंद्रनाथ त्यागी और शरद जोशी और शिवलाल शुक्ल और राग दरबारी सबको पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस समय जब एमफिल में आया तो एक उसमें शोध निबंध लिखना होता है। तो मैंने मैंने उनको कहा कि मुझे राग दरबारी पर शोध निबंध करना है। हम्म, और तो आपके ही साथी विनोद दुबे जी का फोन था, मुझे लगा बता देता हूँ कि अच्छा अच्छा। आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, वो नहीं तो बार बार फोन करते थे। हम्म, तो मैंने कहा मैं राग दरबारी पर शोध निबंध लिखना चाहता हूँ। हम्म, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उस समय का माहौल ये था कि आप तुलसीदास पर कविता कीजिए, सूरदास पर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वो प्रेमचंद तक को साहित्यकार मानते थे हमारे अध्यापक गण जो थे, मतलब पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ। जी जी तो जी। उन्होंने वो बिल्कुल बिदक गए। उन्होंने कहा ये क्या होता है, अरे राग दरबारी, और तुम रामचरितमानस पर करो। ये मैंने कहा जी उसमें भी ये पूरा समाज का चित्रण है, और पूरे वैश्विक रूप से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो वो माने नहीं, और हम्म, बहुत मुश्किल से उन्होंने हरिशंकर परसाई की कहानियां विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा, जो कि इन्होंने लिखी नहीं, मतलब आमतौर से उन्होंने कहानियां नहीं। तो वो मैंने किया। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा रुचि तो विज्ञान और गणित में थी। तो उसी दौरान मुझे एक काम मिल गया, और मैं पाठ वो एक संस्थान में चला गया, जहाँ पर हम लोग शैक्षिक कार्य करने लगे, जिसमें
विद्यार्थियों के लिए पाठ लिखना, सामग्री तैयार करना वगैरह था। उस समय मेरा परिचय कुछ भाषा वैज्ञानिकों से हुआ। तो मेरे जो इच्छा थी, उस भाषा विज्ञान भी आमतौर से वो गणित की आधार पर ही काम करता है, उसी दृष्टि से वो आकलन और मूल्यांकन और अध्ययन और विश्लेषण वगैरह उसमें होता है। तो उनकी प्रेरणा से, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था, मैंने पीएचडी में विषय बदल लिया। पीएचडी में आमतौर से ऐसा करना चाहिए कि आपका जो पहले से चला आ रहा है काम, उसी को आगे बढ़ाए तो आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो मैंने अनुभव उसमें, होता है उसमें, हाँ। हाँ, मैंने उसमें भाषा विज्ञान ले लिया, जो बिल्कुल नया अच्छा। विषय था मेरे लिए। अच्छा। और इतना मैंने, बड़ा रिस्क लिया आपने? जी, इतना बड़ा रिस्क लिया बहुत कि जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और उसमें भी पूरे भारत में पहली बार जो विषय लिया गया वो था, अ, उसको अंग्रेजी में एरर एनालिसिस कहते हैं, त्रुटि विश्लेषण। जो हम लोग गलतियां करते हैं तो उसको क्यों करते हैं, क्या कारण है, इस तरह का। पर वो बहुत बहुत अच्छा शोध प्रबंध हुआ। और जब मैं वाइवा दे रहा था तो थोड़ा मुझे देर हो गई थी, क्योंकि गाइड ने कहा था मेरे पास आ जाना फिर चलेंगे। तो मैं गाइड के पास चला गया, तो गाइड ने इंतजार करवाते रही। तो मैं जब वहां गया तो उन्होंने कहा आप देर से क्यों आए? तो मैंने कहा मैं जरा गाइड के पास चला। गाइड गाइड के पास जाने का क्या मतलब है? बहुत गुस्सा हो गया। खैर, हम्म। मैंने कहा आज तो गए काम। तो उन्होंने फिर सवाल पूछने शुरू किए, हम्म। शोध से ही संबंधित थे। तो हम्म। सारे जवाब मुझे आते थे, मैं फटाफट फटाफट जवाब देता रहा। तो उन्होंने आखिर में कहा आप तो प्रकांड पंडित है, कह करके ये सवाल किया। तो ये रहा। मैंने पीएचडी की दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। हम्म। और फिर उसी समय मैंने, कुछ समय बाद मैंने एक हिंदी में अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का डिप्लोमा किया केंद्रीय हिंदी संस्थान से, जिसमें अनुवाद और भाषा विज्ञान की विशेषज्ञता होती है। और फिर मैंने तब तक मैं जो नौकरी करने लगा था, वो खुली शिक्षा, जिसको मुक्त शिक्षा या ओपन एजुकेशन कहते हैं, उसमें था मेरा काम। हम्म। तो उसको कह सकते हैं, हम लोग उसको अनुशिक्षक हिंदी कहे जाते थे। मतलब ये अलग तरह का संस्थान था, इसलिए पदनाम भी अलग तरह के। तब मैंने एक, यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है भारत में, वहां से दूर शिक्षा में, डिस्टेंस एजुकेशन में एक डिप्लोमा किया। तो हम्म। ये रूप से मैंने जो शिक्षा प्राप्त कर, मुझे लगा कि ये काम करना है तो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हम्म। जी अनुसुईया जी, अब यात्रा आपकी बात। रही आपकी, शिक्षा की ही यात्रा इतनी दिलचस्प है, तो आगे की कहानी कैसी होगी? आ, शुक्रिया, शुक्रिया। तो मैं अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि आपने लिखा है कि हिंदी के 100 लोकप्रिय लेखकों में सूचीबद्ध आपका नाम जब 100 लेखकों में लिया गया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबसे योग्य लेखकों को चुना होगा उन्होंने। तो इसमें आपका नाम जब आपने देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, और आप इसे हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि ये चीज, ये कैसे, ये उपलब्धि आपको हासिल कैसे हुई? जी जी जी। तो ये एक जो सूची है वो जयपुर, राजस्थान में, भारत में जयपुर में एक संस्था है, वो तैयार करती है हम्म। अ, अ, लोकप्रिय हिंदी लेखक के नाम से। और अ, वो लेखक के जो उपलब्धियां हैं या जो उसका काम है, उसके आधार पर करते हैं, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, कहाँ प्रकाशित होते हैं, कहाँ चर्चा में भाग लेते हैं। तो इस समय तक आते आते जब ये सूची बनी थी, मैं साहित्य जगत में बहुत सक्रिय था। तो लोग जानते थे, मैं लोगों को जानता था। जो ये संस्था इसको तैयार करती है, उन्होंने मुझे जयपुर में बुलाकर सम्मानित किया था, मेरे बाल साहित्य पर सम्मानित किया था, कुछ रचनाओं पर। और तब वो मुझसे परिचित हुए और मेरा जो सीवी वगैरह लिया, किताबें देखी उन्होंने, तो उसके आधार पर तैयार किया। और आमतौर से कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें ममता कालिया और ज्ञान चतुर्वेदी और इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। मेरा नाम थोड़ा पीछे है, लेकिन 100 में है, ये भी काफी है। बहुत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। जी शुक्रिया। जी। ये जानकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप 100 लोकप्रिय लेखकों में चयनित लेखक हैं, और हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी बहुत धन्यवाद, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे बात हो रही जी। तो मैं और आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपके जो कार्यानुभव में शिक्षा, मंगलय
मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार सरकार का जिक्र किया गया है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हिंदी भारत में हाँ, हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा बनते बनते कैसे रह गई? ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जी क्योंकि जी जी। इसके पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं तो मोस्टली जितने भी भाषा कर्मचारियों से मेरी बात हुई है, तो उनसे जो जानकारी मिली है, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जानकारी और उनकी जानकारी कितनी मेल खा रही है इस बारे में। ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल मेल नहीं खाएगी। अच्छा। बात यह है बात यह है कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। हम्म। हिंदी राष्ट्रभाषा है। हम्म। हम लोग थोड़ा इसको समझने में गलती ऐसे करते हैं कि भाषा के इस क्षेत्र में जो रूप है, मतलब भाषा को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, बिजनेस भाषा वगैरह वगैरह। हम्म। ये जो धारा है उसमें तीन है आमतौर से। हम्म। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। राष्ट्र राष्ट्रभाषा को बाद में लेते हैं। संपर्क भाषा हम सब जानते हैं कि हम जो जिस जिस भाषा में बात कर सकते हैं, जैसे पूरे देश में आप जाएंगे, आम तौर से आप हिंदी कहीं भी बोलेंगे तो वो समझ में आएगी, और वो ना भी हिंदी में बोले, अंग्रेजी में जवाब दे, टूटी फूटी भाषा में दे, तो वो संपर्क भाषा एक तरह से हो जाती है। अभी आपने जो सिंगापुर में प्रोग्राम किया था उसमें भी असम से आई जो महिला थी, उन्होंने कहा कि वहां पर भी हिंदी में मतलब 25 उनकी जनजातीय भाषा है और हिंदी उनको जोड़ती है। तो एक तो संपर्क भाषा है हम्म। जिसमें हिंदी भी है और बाकी भाषाएं। हम्म। दूसरा हम आते हैं राजभाषा। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जिस भाषा में कोई देश अपना राजकाज चलाता है, मंत्रालयों में काम होता है, चिट्ठी पत्री का काम होता है, फाइलों पर नोटिंग वगैरह होती है, वो राजभाषा है। जो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा निर्धारित की गई है। और हम्म। उसमें ये भी प्रावधान है कि जब तक जरूरत होगी तो अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में हम लोग अपना सकते हम्म। हैं। अब हालत ये हो गई है कि वो अंग्रेजी राजभाषा जैसी दिखाई देती है और हिंदी सह राजभाषा जैसी दिखाई देती है, लेकिन वो व्यवहार की बात है। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा को सरकार निर्धारित नहीं करती। राष्ट्रभाषा को राष्ट्र निर्धारित करता है और सरकार राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र है हम, आप लोग, जो पूरा देश जिससे बना है वो राष्ट्र है। तो राष्ट्र के रूप में सभी लोगों ने, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदी या उसके परिवर्तित रूप हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी उर्दू का मेल मिलाप है, उसको स्वीकार किया और उसी के आधार पर हमारी आजादी का आंदोलन हुआ, हमने स्वतंत्रता हासिल की। और उस समय जितने भी, आपको मालूम होगा कि जितने अखबार पत्र संवाद, यहाँ तक कि एक मुझे अभी हाल ही में पता चला कि एक रेडियो स्टेशन भी मतलब वो सामुदायिक रेडियो स्टेशन चला था पहला, वो भी हिंदी में ही था। तो हम्म। हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो राजभाषा का कुछ ऐसा संदेह हो सकता है कि कितनी है या नहीं। तो क्योंकि अभी ये भी कुछ संस्थान ऐसे हैं जो राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या उनका यह कार्य सक्षम होगा कभी? देखिए, मतलब मैं सभी के प्रति सम्मान रखते हुए, किसी को नीचा न दिखाने की कोशिश करते हुए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, ये पता नहीं है कि क्या है। मैंने अभी एक किताब लिखी थी, हिंदी के सुलगते सवाल, ये उसका नाम था। तो हम्म। उसमें यही इसी पर चर्चा, मैं आपको इतने स्पष्टता से क्यों बता पा रहा, मतलब मेरी तरफ से स्पष्टता, चाहे वो लोगों को स्पष्ट लगे या नहीं, इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने उसको देखा, उदाहरण लिए। हम्म। तो लोगों को मालूम नहीं है। लोग जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान की एक पत्रिका है गवेषणा, जिसमें शोध परक हिंदी साहित्य और भाषा के शोध परक लेख प्रकाशित होते हैं। मैं उसमें संपादक सलाहकार हूँ, तो मेरे पास 5 या 6 लेख उसमें समीक्षा के लिए आए। तो हम्म। उसमें हम अक्सर कहते हैं कि हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, हम्म। जो गलत है। और ये बड़े बड़े लोग कहते हैं। अब जैसे आप कहें, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मैं आम खाता हूँ, तो लिखते तो हम आम, उसमें की मात्रा है, आम लिखते, बोलते हैं आम, राम, काम। हिंदी का नियम है कि शब्दांत, शब्द के अंत में अगर ए आएगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा, तो ये गलत हो गया।
कि जैसे हम लिखते हैं ना, किसी ने ऐसा कहा, तो क में ई की मात्रा पहले लग रही है और बोल रहे हैं बाद में। तो ये भ्रामक चीजें कुछ होती हैं, और उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दीजिए, नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, ये चीज मुझे थोड़ा सा वो कर गई कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसे लिखी नहीं जाती है, मतलब आपके कहने का अर्थ ये है। ले हाँ, नहीं 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 नहीं, मतलब ये एक वो कहते हैं ना कि आत्यंतिक विशेषण कहते हैं इसको, कि आप सभी बातों को सरसरी तौर पर कह रहे हैं। आप हम्म। गहराई से देखेंगे, जैसे आपने किया, जैसे आप देखते हैं ना कि रामधारी सिंह दिनकर, तो हम्म। वहां तो ह लिखा हुआ है, घ तो नहीं लिखा हुआ है। सिंह, तो अच्छा, ये ऐसे, सिंह वाली जो हाँ बात है आप। हाँ, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें ये सिद्धांत खंडित होता है। तो हमें, मतलब उसको कहते हैं ना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि भाई हम ये जो लिखा जाता है। वहां पर एक लेख था, एक एक जगह लिखा हुआ था, मतलब सारे बड़े विद्वान थे, मतलब हम्म। आदरणीय विद्वान थे। हम्म। उसमें लिखा हुआ था कि हिंदी में सभी भाषाओं को लिखा जा सकता है। हम्म। कि जो भी बहुत बहुत गलत है। मतलब बहुत सारे ऐसे, स्पेनिश में, रूसी में, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप नहीं लिख सकते उसमें। मतलब सिर्फ इसलिए कि आपकी भाषा है या आपकी लिपि है, हिंदी लिपि में बात करें, हिंदी आप लिपि की उसको। ये बात आ जा रही है कि हम ये देवनागरी लिपि में हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे अभी हम हिंदी लिखने के लिए भी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल में वगैरह में लिखा, तो ये इंग्लिश की जो ये लिपि है ये काफी कारगर है कि हर भाषा लिख पा रहे हैं। चाइनीज भी इंग्लिश में टाइप करते हैं, या हम हिंदी भी इसमें टाइप करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लिपि है वैसे हिंदी की लिपि इतनी कारगर नहीं है कि इसमें सारी भाषाओं नहीं को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सब सब भाषाएं और सब लिपियां अपने स्तर पर क्या कहना चाहिए, आकर्षक है, सुंदर है और सराहनीय है। हम्म। अपनी भाषा को या अपनी लिपि को उनके ऊपर रख कर देखना बिना कारण के, बिना हम्म। तथ्यों के, वो हाँ, ठीक नहीं। बस बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल, ये बात मैं आपकी मान्य करती हूँ कि एक कंपैरिजन करना, तुलना करना कि हाँ, हम उससे श्रेष्ठ हैं या वो हमसे श्रेष्ठ हैं, ये मुझे लगता है भाषाओं के साथ लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाषा जो है वो आत्मा की बात आपकी जुबान तक लेकर आने, हृदय की बात जुबान पर लेकर आने का माध्यम है। ये एक तार है। तो सारे तार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वह वही कार्य कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। सिर्फ बात यहाँ पर यह आ जाती है कि कौन कितनी तादाद में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस तादाद के हिसाब से उसकी लोकप्रियता देखी जा रही है। तो जबकि भले ही छोटे ग्रुप में भी अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो इस्तेमाल तो उसी तरह से हो रहा है जैसे कि बड़े ग्रुप में बिल्कुल एक भाषा का हो रहा है। तो ये तुलना बिल्कुल। जो है, तादाद के हिसाब से तुलना करना, ये गलत है। जी जी, जी। बिल्कुल। और ये एक खूबसूरती है पूरे विश्व की कि अलग अलग भाषाएं उन्होंने बनाई है। जिस तरह से 7 रंग हैं और एक इंद्रधनुष तैयार होता है, उसी तरह से ये एक गुलदस्ता है, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग परिधानों का, अलग अलग कल्चर का। तो इसमें कंपैरिजन तो कहीं से भी नहीं आता। बस ये है कि हाँ, किसी ये क्षेत्र में। आपने बहुत ही सुंदर उपमा दी है इंद्रधनुष का। जी कितना खूबसूरत लगता है ये सब सभी रंगों के साथ मिलकर। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे ढंग से कहा जी आपने जी, इसको। ये अगर पूरे विश्व की बात देखी जाए कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अगर एक ही रंग हो तो मजा नहीं है। तो अगर इतने सारे रंग हैं तो एक गुलदस्ता तैयार हुआ है। माना कि कोई फूल छोटा है, कोई फूल में ज्यादा पंखुड़ियां हैं। वो पंखुड़ियां अगर हम अपने आप को मान लें कि किसी में, किसी क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं जो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी क्षेत्र में कम लोग हैं, बस। तो जी ये जी, मेरे हिसाब से ये है बिल्कुल सही। जो मैंने सब लोगों से बातचीत करके जाना और समझा, जहाँ तक भाषा की बात को। जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सवाल, प्रश्न का उत्तर जानकर। लेकिन फिर भी दिल से यही इच्छा होती है कि भारत, कम से कम भारत तो उसे राष्ट्रभाषा का नाम दे और एक स्टैंप लगाए कि हाँ ये राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर भी हिंदी के लिए बहुमत है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। लेकिन है बिल्कुल। हाँ, अंदर ही अंदर काफी ऐसी राजनीतिक चीजें हैं कि वो नहीं आने दे रही हैं, शायद इसी वजह से कि वहां पर बहुत सारी भाषाएं हैं। मैं आपकी बात को फिर से, जो आपने भी कहा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये कहना चाहूंगा, और इस तरफ लोग, सरकार का भी और लोगों का भी ध्यान जा रहा है
कि जी। बजाय हिंदी को प्रमोट करने के अब ये विचार सामने आ रहा है कि सारी भाषाओं को एक साथ लेके चलें। तब उसमें अभी क्या हो रहा है कि अगर हम हिंदी कहेंगे तो थोप दी और हमारे ऊपर डाल दी, ये समस्याएं होंगी। लेकिन हम्म, अगर आप सब भाषाओं को जहां जिसका स्थान है वहां रखेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी अपने आप ही स्वीकार्य होगी और बिल्कुल। आगे। बिल्कुल, ये एकदम बहुत 100% सही बात कही आपने कि ये करना चाहिए। सबको सम्मान देंगे तो सब हमें भी सम्मान देना शुरू करेंगे और हम अपने आप सम्माननीय हो जाएंगे। सही कहा जी। आपने। तो चलिए, अब मैं आपसे दूसरा अपने अगले सवाल की ओर लेकर चलती हूँ आपको कि आप सलाहकार के तौर पर आस विद्यालय मुंबई लर्निंग प्लेटफॉर्म में भी कार्यरत रहे हैं। तो महाराष्ट्र की मुंबई में हिंदी को समझने वालों की सोच विचार में के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि मैं भी मुंबई से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो अच्छा। एजुकेशन है सब कुछ मुंबई से हुआ है। तो हिंदी तो चलती है वहां पर, लेकिन वो किस प्रकार की हिंदी चलती है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हिंदी को जिस तरह से अपने अनुसार ढाल कर बोलते हैं और उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है। तो आपने जैसे बताया कि बहुत मतलब आप सलाहकार के तौर पर वहां पर काम कर चुके हैं। तो हिंदी के लिए वो कितने आकर्षित हुआ करते थे, मतलब कितना ध्यान देते थे, मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा सटीक उदाहरण, खैर मेरे से बेहतर तो आप ही बता सकती हैं क्योंकि आप हमारे हैं। तो सबसे सटीक उदाहरण तो हमारे पास बॉलीवुड है। हम्म। सब हिंदी में काम होता है वहां पर। हम्म। तो अब एक 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 शहर जिसने हिंदी को बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया का सबसे प्रमुख इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी, हम्म। वो अपने आप में हिंदी का सम्मान करता है। दूसरे, आप 2 दिन, आप तो वहां रहेंगे 2 दिन, अगर आप मुंबई में या महाराष्ट्र में रह लेंगे तो आपको मराठी समझ में आने लगेगी। और आपको आप मराठी में थोड़ा बहुत बोल भी सकेंगे। हम्म। तीसरी बात, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता था कि हिंदी और मराठी बहुत ही नजदीक हैं। और हम्म। खास तौर से लिपि की एकता ने इन दोनों को की नजदीकी और ज्यादा बढ़ा दी है। जी। और वहां पर हिंदी में भी विद्वान काम करते हैं और मराठी और हिंदी का आपसी तालमेल भी होता है, बातचीत भी होती है। तो हम्म। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, मैं उसको थोड़ा सा और रेखांकित करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बम्बईया हिंदी जैसे वो कहते हैं, हम्म। या हैदराबादी हिंदी, या इस तरह की बात जैसे चलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदी जब तक शुद्ध रूप में नहीं बोली जाएगी तब तक उसमें विकार होगा, उसका विकास नहीं होगा। हम्म। लेकिन आप जो भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसको देखिए, हम्म। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हम्म। और ब्रिटिश इंग्लिश हम्म। और अमेरिकन इंग्लिश, आपको ये मैं इसका काम करता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ, और इंडियन इंग्लिश। हम्म। उनको ये गर्व होता है कि किस तरह से इसको हिंदी में भाषा विज्ञान में इसको कहते हैं रजिस्टर्स, ये अंग्रेजी भाषा के रजिस्टर हैं। तो जब तक आपको मालूम है कि एक बार मोदी जी ट्रम्प से मिलने गए, तो वो अंग्रेजी में कुछ बात कर रहे थे। और मतलब भारतीय की अंग्रेजी तो इतनी वैसे नहीं होती अमेरिकन जैसी। तो हम्म। फिर भी जब अंग्रेजी में बोला मोदी जी ने, तो ट्रम्प ने कहा कि नो नो, ही नोज वेरी गुड इंग्लिश एंड हिज एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड। हम्म। तो वो प्रोत्साहित करते हैं, मतलब वो अंग्रेजी हमारी इंडियन इंग्लिश है तो उसमें वो ये नहीं कहेंगे कि दोष आ गए। ये कहते हैं कि जब तक हम लोग हिंदी के विविध रूपों का, विभिन्न रजिस्टरों का को अनुमति नहीं देंगे, उनको अध्ययन नहीं करेंगे, उनका हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे, और उसमें रचना, साहित्य रचना आदि को का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हिंदी का वैश्विक रूप निखर कर नहीं आएगा। अगर हम सोचे कि जो शुद्ध हिंदी है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बोली जाती है या मुजफ्फरनगर में बोली जाती है, वो भाषा वैश्विक रूप ले, तो वो संभव नहीं है। वो आप देखते हैं कि हमारे जो डायस्पोरा है उसमें भी भाषिक रूप मिलते हैं, हमें उसको स्वीकार करना होगा, मान्यता देनी होगी। तो मैं ये कहता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही कहा उसी आपने। तरह से जो महाराष्ट्र में हिंदी बोली जाती है,
देखिए, वो दो भाषाएं जब पास आती हैं, दो लोग जब मिलते हैं तो एक नया रूप निखर कर आता है। उसकी खूबसूरती होती है, आप मतलब उसका मिठास देखिए, उसका मराठी से जो खूबसूरत चीजें उसमें आ गई हैं, या हिंदी ने उसको मराठी में जो चीजें दी हैं, वो अपना जो लेन देन है उसी से, विकास उसी से संभव है। भाषा की शाब्दिक शब्दावली भी उसी से विकसित होती है। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। और एक मुंबई में जब मैं नई नई पहुंची थी, मैं 6 साल की थी, मुझे याद है, पापा पहले पहुंच गए थे, पिताजी। तो किसी ने पूछा, बाहर जो पड़ोसी थे वो मराठी थे, तो कहते हैं कि बेटी कहाँ से आई है, तो उन्होंने कहा कि मुलुक से आई है। वो मुलुक मतलब गांव होता है। अच्छा, अब मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुलुक मतलब, मेरी दादी कहा करती थी कि पता नहीं कहाँ मुलुक से आ गई हैं, मतलब इट इज लाइक नर्क से आना या कुछ ऐसा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, और मैंने पापा से कहा कि आपने मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कहा। तो कहते हैं मुलुक मतलब गांव होता है बेटा, यहाँ ये महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हाँ हैं। क्योंकि पिताजी पहले आ गए थे और हमें बाद में लेकर आए थे जब हम पढ़ने लायक हो गए थे हाँ हाँ। अपने बच्चों को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ होती रही। फिर बाद में 5th स्टैंडर्ड से ये था कि आपको मराठी लेना कंपलसरी है मुंबई में। तो मैं जब मराठी पढ़ना शुरू किया तो आने लगी धीरे धीरे, और मैंने काफी अच्छे अंक उसमें लाने शुरू किए। लेकिन मराठी मेरे लिए हमेशा एक इस तरह की भाषा रही है कि मैं उसमें शायद हंसी वाला पात्र ज्यादा इकट्ठा करती थी, कि कुछ अच्छा। ऐसा कर देती थी या कुछ ऐसा कर देती थी कि लोगों को लगता था नहीं ये गलत है, लेकिन उसमें हंसी भी निकल आती थी। तो हाँ, तो उसमें तो अगर आप गुजरात की बात करें तो जो गुजराती, जैसे एक महिला, सुंदर चरहरी महिला साड़ी पहन, ये सच्ची बात है, खरीदने के लिए गई, तो दुकानदार ने कहा, मोटी बहन आप ये वाली साड़ी देखिए, तो वो मोटी का मतलब है बड़ी बहन। तो वो तो अच्छा, वो साड़ी लिए भी नहीं चली। इस तरह जी। के मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए। एक्चुअली हम जब पिताजी पहले गए थे तब उस समय इतनी उनकी फाइनेंशियली वो नहीं थी, तो उन्होंने हमें सबको हिंदी मीडियम में ही डाला था। और उस बिल्डिंग, गवर्नमेंट की पूरी बिल्डिंग थी, और हिंदी माध्यम, गुजराती माध्यम, मराठी माध्यम और तमिल माध्यम, सारे माध्यम हुआ करते थे। करीब 8 9 लैंग्वेज एक ही बिल्डिंग में चला करती थी। और अच्छा। तक का स्कूल था। 10th के बाद फिर हमें कॉलेज जाना होता था। 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट होता था, और कॉलेज में होती थी प्योर इंग्लिश। अब अच्छा। ओ। हाँ, हिंदी लो लेवल की होती थी, और सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते थे। तो इतना कठिन होता था वो 6 महीने उनके बीच में सरवाइव करना। सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से जो आते थे वो एकदम मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम लगे पड़े होते थे कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जबकि सही बात। हम ज्यादा अच्छे अंक लेकर वहां पर पहुंचे थे। लेकिन ये परिस्थिति हमारे साथ मतलब हुई है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम डालना शुरू कर दिया। क्योंकि सही कहीं बात। इस तरह का माहौल था, और बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था उस समय, मतलब पत्थर से सिर फोड़ने के बराबर हुआ करता था हाँ। बिल्कुल हिंदी से अंग्रेजी में आ जाना। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मुझे लगता है भारत में। तो या तो फिर ऐसा रखें कि हिंदी में ही आगे के सारे वो हों, कुछ मतलब हिंदी और इंग्लिश को बराबर में रखा जाए। तो ठीक ये बात। करना उठानी पड़े बच्चों को जो वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरा अपना अनुभव रहा जो मैंने आपके साथ साझा किया। जी, बहुत बहुत रोचक बातें की आपने। रोचक नहीं, ये हम ही जानते हैं कि हम लोगों ने जाकर, जो हमारे बहुत अच्छे गुरु हुआ करते थे 10वीं तक जिन्होंने हमें पढ़ाया था, हम उनके सामने कहते थे, कहते सर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, अब नहीं कर पाएंगे, लगता है ऐसा लगता है कि कुछ और कर लें लेकिन ये ना करें। तो कहते ओ। थे बस लगे रहो, रोज जाते रहो, वहीं बैठो, और देखना कि 1 साल के बाद आप जिनको बहुत हवा हवाई समझ रहे हैं वो सब नीचे आ जाएंगे, बस आप लग। हाँ। तो जी ये रहा एक्सपीरियंस। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि के अग्रणी भाषा विज्ञानी के रूप में आप कार्यरत रह चुके हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? कोई ऐसा अनुभव जो यादगार हो, हमारे साथ साझा कीजिए। जी। अम, देखिए, ये सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और जेएम और बहुत सारी कंपनियां हैं। उन्होंने ये बहुत पहले समझ लिया कि अगर हमें बाजार में रहना है भारत में, तो हमें हिंदी का उपयोग करना होगा। तो उनकी वैज्ञानिकता देखिए कि उन्होंने बहुत सारे अनुवादक
लिए, रिव्यूअर लिए, और उनके ऊपर वो लीड लिंग्विस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, अग्रणी भाषाविद वो रखते थे, जैसे मैं एक हिंदी में था, अन्य भाषाओं में भी रहे होंगे। तो हमारा ये काम होता था कि जो भी हिंदी भाषा में वो सामग्री तैयार करते हैं उनको उसको ठीक करें, जिससे कि वो अच्छी ऐसी भाषा बन सके जो जिसमें भाषा का मुहावरा भी हो और प्रवाह भी हो। तो उस समय बात ये होती थी, एक तो हम शब्दावली ग्लॉसरी पर काम करते थे कि भाई हम ये ग्लॉसरी रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। दूसरे एक स्टाइल गाइड तैयार की जाती थी, जिसमें हम ये निर्धारित करते थे कि किस शैली में बात करेंगे। जैसे हम लोग तो कह सकते हैं कि आप कीजिए, आप करें, आप कीजिएगा वगैरह, तो हम उसको मध्यम रूप से किस तरह से ऐसे लोगों से हम बात कर रहे हैं जो हमारे उत्पादों को खरीदेंगे तो वो ठीक से सम्मानित महसूस करें, इस तरह की हम लोग काम करते थे। ऐसा कोई रोचक बात, ये तो बिल्कुल मतलब अच्छा पैसा देते थे, बस यही बात इसमें रोचक थी, और लेकिन ऐसे प्रमुख तो ये पता था कि किस तरह से अपना प्रोडक्ट सेल किया जाए। हाँ। और इसमें इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं कि जैसे गूगल ट्रांसलेशन है, अभी आप देखेंगे कि काफी अच्छा हो गया है। हाँ। अब पहले उसमें हम डालते थे कि मिस्टर जॉर्ज बुश इज अराइविंग इन इंडिया, तो उसमें होता था कि मिस्टर जॉर्ज झाड़ी भारत में आ रहे हैं। हाँ। तो इस तरह के उदाहरण उसमें बहुत मिलते थे। एक बार ये ये एक टेन टेन डाइड अंडर 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 द क्रेन, हाँ। 10 died under the crane। तो उसका था कि सारस के नीचे दब के 10 लोग मर गए, वो क्रेन हाँ। क्रेन कहना चाहते। ऐसा इस तरह के उदाहरण वहाँ बहुत रोचक ढंग से तो हम लोगों को सुनाई दिखाई देते थे। और ऐसे बहुत बहुत मतलब हम हंसते भी थे, काम भी करते थे, तो ये चीज वहाँ थी जी। क्या बात है, बड़े अच्छे अनुभव आपने साझा किए। आपने अनेक लघु फिल्मों के निर्देशन की भूमिका अदा की है। तो इन लघु फिल्मों की कहानियां क्या आप स्वयं लिखते हैं या आपकी कोई टीम है? ये फिल्म कितने घंटे या मिनटों की होती है? इनका उद्देश्य दर्शकों को क्या संदेश देना होता है? ये जो लघु फिल्में हैं, इनका मुख्य रूप से ये अ, शैक्षिक लघु फिल्में हैं। जब मैं हम लोग काम करते थे तो भारत में आप जानते हैं कि अज्ञानता की वजह से लोगों को लोग गलत हाथों में पड़ जाते हैं, और उनका वित्तीय शोषण होता है, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उनको ये बताने के लिए कि कैसे आपको क्या पढ़ाई करनी है, कहाँ पर आपको दाखिला लेना है, कहाँ से किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको नकल नहीं करनी है, किस तरह से आपको वो एजेंट्स वगैरह वगैरह आपसे बात करते हैं तो उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है सिवाय आपको पैसे खर्च करने के। तो इस तरह की छोटी छोटी 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की ये फिल्में रही हैं। और जब हम लोग काम करते थे तो भारत सरकार ने एक चैनल शुरू किया था, ज्ञान ज्ञान मंडल के नाम से। 2-3 चैनल थे बल्कि, और जिसमें एक 10वीं के लिए, एक 12वीं के लिए, एक कॉलेज के लिए और विश्वविद्यालय के लिए, इस तरह के चैनल थे जिसमें पाठ्य सामग्री आती थी। तो ये मुख्य रूप से शैक्षिक पाठ्य सामग्री से संबंधित और उसकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्थापरक आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित थी। तो उसमें स्क्रिप्ट वगैरह तो हम खुद ही लिखते थे, क्योंकि हमें किसी दूसरे पर भरोसा नहीं होता था। और क्योंकि इसमें हम बहुत जटिल चीजें नहीं रख, जो फिल्म है वो विजुअल माध्यम है, और उसमें कम टेक्स्ट होना चाहिए और ज्यादा दिखाया जाना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग, और छोटी होती थी तो हम खुद ही इसको तैयार करते थे। और हमारे पास एक टीम होती थी, हमारा एक मीडिया डिपार्टमेंट था जो इसको शूट करता था हमारी अपेक्षाओं के अनुसार, और एडिटिंग वगैरह वो लोग करते थे। अब तो बहुत आसान हो गया, लेकिन तब तो वो पूरा कैमरा लेकर के बाहर जा करके शूट करके आते थे, फिर जोड़ते थे, फिर वॉइस ओवर होता था। हम्म। तो ये सारी चीजें तो इस तरह की फिल्में हैं वो, वैसे मतलब हाँ, कमर्शियल जैसे फिल्में हैं। ज्ञान वाली फिल्में हैं, लोगों को लोग जी। ठगे होते हैं, इसलिए हाँ हाँ, ये बिल्कुल। उद्देश्य होता था मैंने उनका।
तो ऐसी फिल्में अभी भी बन रही हैं या बस जो बन गई जी उनको जी बन। जी 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 जी, अभी भी हम लोग बनाते हैं छोटी छोटी फिल्में लोगों के अनुभव लेकर के। आप अभी मैं जब सिंगापुर से आया तो एयर वो हम मैं विस्तारा एयरलाइन से आया तो वहाँ पर एक एयर होस्टेस थी मतलब उसमें आजकल इंटरनेट वो देना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो इंटरनेट मेरे मुझे नहीं लग रहा था, तो उसने आके मेरी मदद की। हम्म। फिर मैं ऐसी जगह पर बैठा था कि जब वो अ, जरूरत पड़ती थी तो वो उसकी एक सीट होती थी, वहां बैठते तो हम ऐसे बातें करते रहे। तो उसने ओपन स्कूल से पढ़ाई की, मतलब रोचक बात थी। हम्म। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रोचक चीजें होती हैं कि लोगों किसी बड़े खिलाड़ी ने, किसी साहित्यकार ने जो नहीं जा सकते थे नियमित रूप से पढ़ाई के लिए, तो इनके अनुभव हम लोग बांटते हैं, उनको शूट करके हम पेश करते हैं। तो इस तरह की चीजें अभी भी हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये और ये जो काफी आस विद्यालय है, आस विद्यालय भी यही काम करता है। आस अच्छा। विद्यालय, हाँ, जो मुंबई में है, वो एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्कूल के स्तर पर विद्यार्थी जा सकते हैं। और जैसे बायजू है ना, वो रेगुलर, हाँ हाँ, रेगुलर एजुकेशन के लिए है, ये ओपन एजुकेशन। अच्छा अच्छा। ओके, तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं कि भाई वो फंसे ना कहीं हाँ, खाली। मुझे मुझे बहुत दुख होता है जब भी किसी को लूटा जाता है, ठगा जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्ञान का मतलब यही है कि आप इतने सशक्त हो कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर के दूसरों से बच सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं राजेश जी। तो हिंदी के क्षेत्र में आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं? हमारे दर्शक विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई उपलब्धि हासिल की है। मुझे अभी भी अब आपका लगता डांस है कि बहुत काम बाकी है। लेकिन हम लोग जब शिक्षा में काम करते थे तो उस समय हम लोगों ने ऐसा काम किया कि अ, भाषा के सभी कौशलों में पढ़ाई और परीक्षा होनी चाहिए, ये हमने शुरुआत की। तो ये एक, इसको मैं अपनी उपलब्धि के रूप में मानता हूँ। आपने अभी बात की थी भाषा, अंग्रेजी और हिंदी की बात की थी। तो जब मैं काम करता था तो हमने देश की 11 भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करवाए थे, सिर्फ ये देखते हुए कि लोगों को समस्या ना हो। गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम और पंजाबी, इन इन लोगों के साथ हम लोग खूब बैठ करके अनुवाद वगैरह का काम किया करते थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। और किसी एक हमारे साथी प्रकाशक ने मेरी ग्रंथावली तैयार की है, जिसमें 6 खंड में मेरी रचनाएं संकलित हैं। तो मुझे उसको देख के खुशी होती है कि इतना सामग्री है कि वो ग्रंथावली के रूप में आ सके। और बस मुझे कुछ एक दो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कार दिया साहित्य के लिए। गुजरात में एक संस्था है, उसने मुझे शैक्षिक कार्यों के लिए पुरस्कार दिया। टेलीग्राफ अखबार है, उन्होंने सम्मानित किया। तो इस तरह से लगता है कि कुछ काम हम ठीक दिशा में कर रहे हैं। आपकी। और जब क्या कहते हैं उसको, यूनेस्को के लिए मैंने एक उनकी उनकी बहुत बड़ी परियोजना थी। अ, अ, विश्व शांति के ऊपर उन्होंने 300 पेज की किताब तैयार की, जिसमें बहुत अच्छे कैसे शिक्षक भी कैसे मदद कर सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसको उसको हिंदी में काम करने का मैंने काम किया। तो मुझे बहुत अच्छा इसको देखकर लगता है कि ये ऐसा काम है कि सभी लोगों को, हिंदी जाने वालों को मदद करेगा। तो इस तरह की चीजें कुछ हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी शायद हम लोग जो काम करते हैं उससे अलग हो जाते हैं, तभी हम लोग थोड़ा और आगे जा सकेंगे। तो अब मुझे ये लगता नहीं है कि ये कोई ऐसा बड़ी उपलब्धि, ठीक है कुछ हो गया। तो ऐसे कुछ सम्मेलनों में भाग लेने का, जैसे विश्व रंग में भोपाल में जाते हैं हम लोग, कुछ शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो जितना भी हम लोगों से ले सकते हैं, जो कुछ थोड़ा हमने हासिल किया उसको दे सकते हैं, हम्म। वो कोशिश करते हैं कि वो, बस हम ईश्वर हमें सही मार्ग पर रखे, इसकी कामना करते बिल्कुल। नहीं, और ईश्वर ने निमित्त बनाया है तो डेफिनेटली आपसे वो काम करवा कर ही लेंगे। और वही आपकी उपलब्धियां हैं।
और बड़ा अच्छा लगा, आपकी बहुत सारे क्षेत्रों में, मीन्स भाषा के बहुत सारे क्षेत्रों में आपका योगदान है, और आप बच्चों की शिक्षा के लिए, भाषा की शिक्षा के लिए और बहुत अच्छी शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। साहित्य, भाषा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में 500 से अधिक आलेख और 100 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुके हैं। सभी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे भाषा विज्ञान ले लीजिए, साहित्य लीजिए या टेक्नोलॉजी। साहित्य समाज का आईना होता है। इस तथ्य को साबित करती हुई आपकी पुस्तक कौन सी रही है? अ, ज्यादातर तो मेरी फुटकर रचनाएं हैं, कुछ नाटक हैं। हम लोगों ने कुछ नाटक किए भी हैं, लिखे भी हैं। और जो भुजिया होटल नाटक मैंने बहुत पहले लिखा था। और बाद में एक आप कौन के नाम से एक नाटक लिखा। तो ये सब चीजें जो समाज में है और समाज बदलाव की तरफ जा रहे हैं उसको प्रदर्शित करती हैं। और इसमें मैं एक अगर वैसे तो सारी रचनाएं ही समाज पर आधारित हैं, लेकिन मैंने अभी एक उपन्यास लिखा हाल ही में, वो प्रकाशित होगा। हम्म। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला। तुम कौन एक सी ऐसे किताब पढ़े हो लल्ला? अच्छा। हाँ, उसका राजदीप। शीर्षक है। उसका शीर्षक है, उसमें खासतौर से अभी हाल की जो राजनीति है, हमारा सामाजिक परिवेश है, आपसी संबंध है, और आशावाद है, और माँ, और खासतौर से स्त्री शक्ति है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और किस तरह से भ्रष्टाचार लोगों को आगे आगे बढ़ने से मदद करता है, किस तरह से संकुचित दृष्टिकोण से लोग मतलब अपने स्वार्थ के लिए बड़े काम में बाधा बनते हैं। ये सब चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद मेरा संतोषजनक काम है जिसमें समाज, आज के समाज को प्रतिबिंबित होता हुआ देखा जा सकता जी जी। वैसे अभी आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए भाषा में? किस तरह से बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए कि वो आज के समाज के हिसाब से मतलब चल सके? अब जैसे कोई भी घटना घटती है तो क्या हमें जरूरत है कि बच्चों को किसी भी भाषा में वो सीखें, लेकिन उनके व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है? है। ये बहुत ही जटिल सवाल है। मुझे लगता है कि हमारा समाज इस समय बहुत ही अजीबोगरीब या विकृति की ओर अग्रसर है। खासतौर से महिलाओं को देखें या बच्चों को देखें या गरीब लोगों को देखें, हम देखते हैं कि अमीर लोगों और अमीर होते हैं, गरीब लोगों को अभी भी अपनी झोली फैलाना पड़ता है। तो शायद ये वैसे अनुसुईया जी, बात ये है कि ये शायद सिखाने की बात नहीं है। मैंने ये देखा है कि अ, परिवार में जैसा माहौल है वो बहुत असर करता है। जैसे आपके बच्चे या हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत काम ना हो, तो वो इसको सीखते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि गलत काम ना हो। और मैंने देखा है कि हमारे मित्रों के साथ ही है कि वो बहुत अहंकारी हैं। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे उदाहरण है कि अहंकारी हैं और दूसरों का कभी भी अपमान कर देते हैं और अपने सामने किसी को गिनते नहीं हैं। और आ, आ, क्या कहना चाहिए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण मैं बिना संदर्भ के देता हूँ कि कुछ दिन ही पहले मुझे मतलब ऐसे एक सज्जन है जिनके एक बच्चा भी, बेटा है। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे आप कोई अच्छा बोर्डिंग स्कूल बताओ, अकेला बेटा, हम्म। छोटा, आप। तो मैं वहां भेज रहा, मैंने कहा कि ऐसा तू क्यों कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी लड़के आ जाता है, कभी भी किसी को कहता है कि स्कूल से शिकायतें आती हैं, और किसी को भी जाके कुछ भी बोल देता है। तो ये जो बातें हैं हमारे, आमतौर से समाज में बच्चे सीख लेते हैं। मतलब अगर वो खुद, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो खुद अपने आचरण पर देखे तो वो अपने आप बच्चा सुधर जाएगा, उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद समाज को भी ये ध्यान रखना चाहिए। मैं रूस में रहा, तो आप यकीन मानिए कि अगर 3 साल का बच्चा घर से बाहर निकल गया किसी वजह से, तो उसको खरोंच तक नहीं आ सकती। मतलब
वहां पे ट्राम चलती है, मतलब एक ही पैरेलल में सड़क ट्राम है, फिर बसें हैं, कारें हैं, इस तरह से चलती है। वो कहीं चला जाए, कुछ हो जाए, उसको कोई छू नहीं सकता है। ऐसा मतलब समाज है। वो जीवन को मूल्य देता है। और मूल्य। वो तत्काल वो बच्चे को मतलब अपने सही स्थान पर ले जाएंगे, पुलिस भी उसमें मदद करेगी। अब हमें तो यही भय रहता है कि क्या पुलिस हमारे साथ है या नहीं है। मतलब अभी हाल ही का, कल परसों का है कि एक एक सैनिक की मंगेतर के साथ दुर्व्यवहार, तो कैसे हो सकता है इस तरह की बात। तो शायद समाज को ध्यान रखने के, समाज को सोचना होगा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, हम दूसरों के लिए भी हैं। और मुझे लगता है कि बच्चे अपने आप सीखते हैं। मतलब ये तो शिक्षा में आप खुद जानते हैं कि उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। वो हम्म। गलत या सही जो भी आप उदाहरण आप पेश करेंगे वो सीख लेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे वही मतलब फिर उसी तरह से प्रत्युत्तर भी करने लगते हैं कि जो वो सीखते हैं। अगर आपके बाहर का माहौल ऐसा है कि आपके साथ कोई घटना घट जाती है, समझिए चोरी ही हो गई आपकी और पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, तो उस समय एक इंसान, या बच्चे की तो बात छोड़ी कि एक इंसान भी किस तरह से प्रत्युत्तर करेगा कि वो अपना सामान संभाल कर ही चलेगा, वो उसका विश्वास हट जाएगा पुलिस के ऊपर से। जी। तो ये जो सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम को थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। अब वो कह बिल्कुल। रहे हैं कि जनता इतनी ज्यादा है कि उसे कंट्रोल करना या इस तरह हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये रीजन है? ये रीजन नहीं है, ये कोई कारण नहीं लगता मुझे। जब आपके सिस्टम में इतने सारे लोग हैं और वो अपनी अपनी भूमिका निभाएं सही तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि जो जनता है वो इतनी ज्यादा मतलब असभ्य हो जाएगी कि वो आपकी बात ही ना सुने। नहीं, देखिए, तो कोई किसी भी देश में मतलब आप जनसंख्या को, बड़ी संख्या को बोझ भी मान सकते हैं और उसको रिसोर्स भी मान सकते हैं। ये मतलब आप उसको सही ये ढंग हो रहा से। है क्योंकि तो हर अपने आप में एक हाँ। ब्रह्मांड लिए घूम रहा है, उसके पास दिमाग है। तो आप उसका जी जी। इस्तेमाल करें अगर अच्छी तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी व्यवस्था या सरकार चाहे तो कोई गलत काम हो। जी। जी। बिल्कुल, मैं जी। ये समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम अपनी भाषा से भटक कर किसी और राह में जा रहे हैं। तो चलिए हम जी। अपने अगले प्रश्न की ओर। जिंदा रहने का सर्टिफिकेट, बड़ा ही रुचिकर नाम रखा है आपने इसका कि जिंदा रहने का सर्टिफिकेट। नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है कि यह कहानी किसी के जीवन जीने के संघर्ष या जीवन के अस्तित्व से संबंधित कहानी होगी। तो क्या मेरा अनुभव सही है जो मैं समझ रही हूँ कि इस तरह की कहानी होगी, या कोई अलग तरह की कहानी है? कुछ विस्तार से बताएं इसके बारे में। जी। जी। तो ये एक व्यंग्य संकलन का शीर्षक है। और जैसा आपने इसको बहुत अच्छी तरह से चुना है, तो जब ये प्रकाशक के पास गया तो उसने सब छोड़ करके काम, उसने कहा मैं इसको जरूर छापूंगा, इसका शीर्षक कितना अच्छा है। तो इसमें जैसा आपने कहा, प्रकारांतर से वैसा है, लेकिन मूल रूप से ये कहानी चलती है एक ऐसे एक व्यवस्था है कि जब व्यक्ति हमारे यहाँ अवकाश ग्रहण करता है या रिटायर होता है तो उसको हर साल एक सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं जिंदा हूँ। हाँ तब हाँ। उसको पेंशन मिलती है। जी जी। ये तो इसमें हाँ। मतलब वहाँ बैंक में जाकर, मेरे पिताजी भी रिटायर्ड हैं, तो वो जाते हैं और हाजिरी लगवाते हैं, तब जाकर पेंशन फिर शुरू होती है उनकी। तो उसमें बड़े मजेदार किस्से हैं कि एक साल नहीं दे पाए तो नहीं मिली, और अगले साल दे दी तो उन्होंने कहा पिछले साल की क्यों नहीं दोगे, कि हमें तो सर्टिफिकेट नहीं है कि आप जिंदा थे पिछले साल। सही बात तो है। इसमें इसमें मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, जी जी। कि इसमें वो सर्टिफिकेट एक व्यक्ति दे देता है, फिर जाता है अकाउंटेंट के पास कि मेरा सर्टिफिकेट वापस कर दो, मुझे नहीं देता। तो हम्म, पूछते हैं कि नहीं हमारी फाइल वाइल सब ठीक है ये वो, तो उसने कहते हैं कि वो, कि देखो यहाँ पर हमारे, जैसे आपने अभी कहा ना कि समाज की बात की, ये उसी को लेती है कि देखो हमारे यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, मैं कुछ नहीं बोल पाता, गरीब को खाना नहीं मिलता है, मैं कुछ नहीं कर पाता, तो ये जिंदा रहना जैसा नहीं है।
मैं जिंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना सर्टिफिकेट वापस लेना चाहता हूँ, इस तरह का उसमें। जी। बड़ी बात कह दी उसने। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि जितने भी लोग इस तरह की खबरें पढ़ते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, कुछ उसका मतलब वो नहीं निकाल पाते कि हम क्या करें, एकदम हाथ खड़े होकर खड़े हैं, मोमबत्तियां लगाने से कुछ नहीं होता, जी जी जी, और बिल्कुल। मोमबत्तियां लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। तो हाँ, एक तरह से समाज मुर्दा ही है, जो मोमबत्तियां लगा रहे हैं वो भी, और जो मोमबत्तियां देखने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं वो भी। ठीक ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे ये तो ये कह रहे हैं कि जिंदा रहने का सर्टिफिकेट इस तरह से तो एक पूरे देश को दे देना चाहिए। ये हैं। बहुत बड़ी जी बात है भी, लेकिन मतलब अगर अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है किसी कुकर्म के प्रति, वो चाहे चोरी की घटना हो, चाहे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार की घटना हो, या एक इंसान के आ, अधिकार की घटना हो कि उसे उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये मुर्दा होने के समान ही है, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक समाज हो, चाहे एक पूरा देश हो। तो ये जीवन बिल्कुल। कैसा होगा अगर हमारी बातें कोई सुन रहा होगा, मतलब जो सुनेंगे समझेंगे, तो वो समझ पाएंगे इस बात को कि फिर से जीने की आवश्यकता है, फिर से जिंदा होने की आवश्यकता है। जी। तो मैया मेरी मैं ही माखन खायो, जी ये जी जी। नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि मैया मेरी मैं नहीं माखन के बजाय आपने लिखा कि मैया मेरी मैं ही माखन खायो। एक व्यंग्य संकलन है जिसे आपने हाल ही में 2020, जब मुझे लगता है कोरोना की घटना चल रही थी, जी जी। 2020 में प्रकाशित करवाया है। तो यह पुस्तक किस विषय पर है? व्यंग्य जो कसा गया है समाज के किस क्षेत्र पर कसा गया है? ये शीर्षक रचना है, और इसमें कुछ और व्यंग्य शामिल हैं। तो ये मुख्य रूप से चापलूसों पर रचना है कि किस तरह से वो मक्खन लगाते हैं, गलत काम करते हैं, और बिना किसी योग्यता के आगे बढ़ते हैं। उन उन लोगों पर है ये। तो वो कहते हैं कि मैंने तो मक्खन लगा दिया, अब मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए, ये कहते हैं। अच्छा। थोड़ी सी बातें दिव्य चक्षु नाटक पर भी हो जाए। जी जी। बताएं। ये ये नाटक मैंने, जब मैं गुजरात में था तब मैंने लिखा था, इसका मंचन भी हुआ वहाँ पर। और ये एक अंधा व्यक्ति है, उस वो इसका मुख्य पात्र है, और वो समाज में अलग अलग जा, और ये थोड़ा कुल कुल मूल रूप से इसमें हास्य हास्य रस है। तो वो हम्म। किस तरह से विभिन्न लोगों से मिलता है, कैसे वो विभिन्न घटनाओं से गुजरता है, उसके बारे में है। जैसे वहां पर कोई टकरा जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। तो बजाय दुर्घटना में ग्रस्त लोगों को बचाने के, पत्रकार वो मीडिया वाले लोग पूछते हैं, आपको आपको कैसा लग रहा है टक्कर होने के बाद, इस तरह के सवाल करते हैं। तो ये उनसे सवाल करता है कि आप इसको बचाते क्यों नहीं, आप इसको तो इस तरह से ही चलता रहता है। वो ऑफिस में किस तरह से लोग काम करते हैं, कैसे प्रमोशन के लिए किस तरह से लोग दावत देते हैं, अपने घर बुलाते हैं, और ये भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से चलता हुआ है। तो ये मतलब नेत्रहीन है, और वो फिर भी उसको सब दिखाई दे रहा है, उस तरह से है, समझे। हमें हमारे मित्र हैं, जो मित्र तो नहीं कहना चाहिए, जानकार है गुजरात में, वो नेत्रहीन है। हालांकि ये उन पर मूल रूप से उन पर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको, मुझे याद आ गया तो बताना चाहता हूँ कि वो नेत्रहीन है, लेकिन उनको भविष्य दिखाई देता है। मतलब उनका जब बचपन में किसी बीमारी में हो गए, तो उनके पिता कहते हैं कि भाई इनके नेत्र छिन गए, लेकिन माता ने इनको दिव्य नेत्र दे दिए। तो मतलब आप, वो ऐसा है कि जैसे आप अगर उनसे बात करें तो वो आपको बता देंगे कि आपके सामने नीला रंग है, पीला रंग है, इस तरह से, और बता सकते हैं कि भाई आगे आपके क्या होना चाहिए वाला है, अगर वो चाहे तो। मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, अगर कोई खराब काम होता है वो नहीं बताते। तो वो शायद इसका पृष्ठभूमि में रहा होगा, वो दिव्य चक्षु के नाम से। तो उसमें इस तरह का रोचक, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा नाटक है जो। अगर इसे देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं?
ये नाटक अब उस समय जब हमने किया था तो शूटिंग वूटिंग तो नहीं हुई थी उसकी, लेकिन वो बस प्रिंट के रूप में ही उपलब्ध है अभी तो। तो ऐसा कैमरे से कोई वीडियो नहीं लिया गया था कि हाँ उसे। वैसे वीडियो नहीं तो हम लोग कर पाए थे जी। पितरपक्ष के दिन चल रहे हैं और आपके बाल उपन्यास की चर्चा ना हो, इसे भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पूर्वज का थोड़ा सारांश हो जाए। ये हाँ। क्या था जो मैंने पूछा आपसे? एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ जी। जी बता। ठीक ठीक तो इसका पहले शीर्षक मैंने जो रखा था वो हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा था। तो वो प्रकाशक ने कहा नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने हमारे पूर्वज किया। तो ये असल में वैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें मानव के विकास की कथा बताई गई है सरल भाषा में, जिससे कि विद्यार्थी बच्चे समझ सकें कि हम शुरू में कैसे थे, हमारा विकास कैसे हुआ, किस किस तरह के जैसे उनके तो नाम भी दिए गए हैं कि किस चरण में किस व्यक्ति क्या हुआ और आज, और विकास कैसे होता है, मतलब एक बीज से कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, इस तरह की चीजें उसमें आई हैं। और ये एक पत्रिका है बाल भारत किशोर, ऐसे कुछ सुमन सौरभ ऐसे उसमें वो प्रकाशित हुआ धारावाहिक, और फिर पुस्तक के रूप में सरस्वती प्रकाशन ने उसको छापा। तो मूल रूप से वैसा है, लेकिन मुझे बच्चों के लिए लिखना बहुत बहुत पसंद है। बहुत मैंने उनके लिए बच्चों के लिए कहानियां लिखी, हास्य कथाएं लिखी। और अभी मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि एक मैंने अभी तो, क्योंकि सबको पता रहना चाहिए कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा वगैरह क्या है, तो वो गांव के बच्चों को समझाने के लिए नाटक के रूप में, एक बड़ा नाटक के रूप में मैंने लिखा है बच्चों के लिए। और उसको वो बहुत लोगों को पसंद आया, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने उसको अभी शायद छापेंगे और पेश करेंगे। तो इस तरह से तो असल में क्या है कि हम हमारे बच्चों के प्रति भी दायित्व है कि उन्हें सही चीजें पेश करें, तो जी। जी, बच्चों के प्रति सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि वह खड़े होकर फिर जो बड़े हो चुके हैं उनको तो नहीं हम सुधार सकते, लेकिन जो बच्चा है जो ढांचा है ठीक। उसको एक सुडौल रूप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी रूसी शब्दकोश का निर्माण मॉस्को में आपके द्वारा किया गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। तो भारतीय दूतावास के माध्यम से आपने इस कार्य को अंजाम दिया। इस कार्य का अनुभव कैसा रहा? ये बहुत बहुत रोचक काम था। रूस में हिंदी के प्रति बहुत प्यार है। हिंदी को उनके अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और उन्होंने हिंदी शब्दकोश, विद्यार्थी हिंदी शब्दकोश जिसमें वाक्यों के आधार पर सिखाया जाता है, और हिंदी पाठ्य पुस्तकें वगैरह तैयार की है। जब मैं वहां गया रूस में हिंदी पढ़ाने के लिए हमारे सांस्कृतिक केंद्र में, तो लेकिन क्या हुआ कि जब मैं गया तब तक वो रूस का मतलब वित्तीय पतन जैसा हो गया था, तो उनके संसाधन कम हो गए थे और उन्होंने हिंदी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। तो ये सारी की सारी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें जो कभी मतलब पुस्तकालय में उपलब्ध थी, अब मिलना बंद हो गई थी। और हमारे विद्यार्थियों को चाहिए था कि हमें कोई शब्दकोश मिले, तो हम मुझे कम रूसी आती थी, तो वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं मदन लाल मधु, उनके साथ मिलकर ये हम लोगों ने तैयार किया, जिसमें मैं हिंदी और वो रूसी, और वो हिंदी रूसी दोनों जानते थे, किया। और ये हमारे वहीं दूतावास ने ही छापा, और उसी के साथ में हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए दो पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की, वो भी उन्होंने छापी। और एक उनका बहुत प्रसिद्ध कवि है पुष्किन के नाम से, तो वो उस पर एक परिचयात्मक पुस्तक और उनकी कुछ कविताओं का हिंदी अनुवाद हम लोगों ने तैयार किया। तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ से जब गया था तो मैं थोड़ी रूसी सीख के गया था। रूसी बहुत भाषा, जैसे सभी भाषाएं हैं, बहुत प्यारी है और बहुत ही रोचक चीजें उसमें मिलती हैं। वहाँ भी अंग्रेजी की तरह से ही जो आप बोलते हैं वो लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब हमारी बातचीत होती थी लोगों से आपस में, तो हम लोग रूसी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते थे। तो तब ये आवश्यकता महसूस हुई कि सभी लोगों के लिए हम लोग ये तैयार करें।
और इसमें बहुत कुछ बहुत सीखने को मिला, बहुत सारे अंग्रेजी और हिंदी के आपसी जो संबंध है, क्योंकि वो भी भारतीय भाषा परिवार से है, तो इसमें बहुत सारे शब्द भी हमारे जैसे वहाँ पर एक मीरा रोड है, जो मीरा उनका उसी का शब्द है। और इस तरह की चीजें हैं जो दोनों भाषाओं को नजदीक लाती है। तो इस दूसरा तरह से ये। जो ये कृष्ण टेम्पल है, या कृष्ण जी को मानते हैं, इस्कॉन टेम्पल के काफी बड़े भक्त हैं रूस जी में। जी। तो ऐसा लगता है कि वही नगरी है। जैसे हमने अभी थाई के किटी पोंग जी से बात की थी, तो सब निष्कर्ष निकल कर ये आया कि जो यहाँ पर देव पूजे जाते हैं, जैसे विष्णु हैं या बुद्ध जी हैं, उन्होंने ही जाकर वहां पर भी अपने विचारों को रखा और उस तरह की एक नगरी स्थापित की, और लोग लोग उनके अनुसरण में आए। तो इसी तरह से क्या कुछ रूस में भी है? नहीं, रूस में ऐसा नहीं है। रूस में मूल रूप से बॉलीवुड के प्रति लोग आकर्षित होते हैं, हिंदी फिल्मों के प्रति और हिंदी संगीत हम्म। और नृत्य के प्रति। तो वहाँ छोटी छोटी सी संस्थाएं हैं, रूसियों ने भी स्थापित की हैं, भारतीयों ने भी स्थापित किए हैं, जो इस दिशा में काम करती हैं। छोटी बच्चियां, बड़ी बच्चियां नृत्य सीखती हैं, करती हैं। और सांस्कृतिक केंद्र में भी ये सुविधा है कि वो नृत्य, तबला, हिंदी और योग सिखाने का काम करते हैं। तो रूस तो बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे केंद्र वहां पर हैं जहाँ पर कुछ मदद की जाती है। मतलब बात यह है कि शायद संसाधनों की कमी है, या बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर काफी संसाधन हो तो बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को वहाँ प्रचारित किया जा सकता है। लेकिन लोगों में जैसे मैं जब जाता था तो उस समय थोड़ा मेरे शक्ल थोड़ा, मतलब काफी साल हो गए मैं तो अलग लगती थी। तो लोग मुझे कहते थे मिथुन मिथुन, ऐसे मतलब मिथुन चक्रवर्ती समझते थे मुझे। फिर मुझे रोक लेते थे, मतलब बाजार में गए तो रोक लेते थे, गाना सुनाने के लिए कहते थे। तो मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो मैं सुना भी देता था। और अगर हम टैक्सी में आ रहे हैं तो वो बातें करने लगेंगे भारत के बारे में और फिल्मों के बारे में। और वो जैसे मैं टैक्सी से आया और अपने संस्थान में पहुंचा तो वो कहेंगे नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। हालांकि उस समय उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और अगर कोई महिला, भारतीय महिला साड़ी पहन के जा रही है तो लोग उसको सम्मान करेंगे और उसको फूल भेंट करेंगे। बच्चे जा रहे हैं तो उनको चॉकलेट देंगे। इस तरह का रवैया भारतीयों के प्रति बहुत सम्मानजनक उनका रहा है। हालांकि समय बदलने के साथ और वो कट्टरपंथ आने की वजह से कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे समय में वहाँ थे, तो हम लोगों को बहुत प्यार उन लोगों का मिला। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो थोड़ी सी बातें पद के दावेदार पर भी हो जाएं। हाँ, जरूर जरूर। ये भी, ये मेरा पहला व्यंग्य संग्रह है, मुझे बहुत पसंद है। और इसका ये शीर्षक रचना है पद के दावेदार। मतलब जब अनाथ चुनाव होता, कहानी है। हाँ चुनाव होता है तो पद प्राप्त करने के लिए सब लोग कैसे दावा करते हैं, कैसे छल छद्म करते हैं, कैसे एक दूसरे को अपमान। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला व्यंग्य संग्रह है। जब बिल्कुल शुरुआती चरण में थे हम लोग, तो कुछ रचनाएं हमने लिखी, कुछ प्रकाशित हुई, इकट्ठी हुई। तो ये पद के दावेदार शीर्षक चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए लोग जो पद हासिल करना चाहते हैं, ये इनके इन प्रकार कुछ भी करेंगे, दूसरे को नीचे दिखाएंगे, गाली गलौज करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, उनकी चर्चा करते हुए व्यंग्य। और अब सिर्फ पद प्राप्त करना है, किसी किसी को सेवा करना या काम करना नहीं है, ये बताना चाहते हैं। तो उसमें करीब 15 व्यंग्य रचनाएं हैं जो इसी तरह से है। और उसमें एक खाद की उड़ान है जिसमें सामाजिक जो चीजें होते हैं, लोग उसको भी अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं चोरी करके। इस तरह की हम्म। चीजें हैं। तो वो उस लिहाज से बहुत पुराना है। और उसमें बहुत, मतलब असल में साहित्य हमें इतिहास भी बताते हैं। तो जैसे उस समय हम लोग बात करते हैं कि वो 25 पैसे मांग रहे हैं, तो 25 पैसे तो आजकल पता ही नहीं चलता। तो हमें ये याद आता है कि उस समय में किस तरह से हम लोगों ने विकास किया, हम आगे बढ़े। इस कहानी जी ये। से कहानी याद आती है कि सेवेंथ स्टैंडर्ड में जब हम मतलब हिंदी हुआ करती थी हमारे पास, तो उसमें एक कहानी थी, प्रेमचंद जी की थी शायद वो, हाँ,
कि समाज कैसा है इसके बारे में बताया था उन्होंने कि बुधिया नाम का एक था, एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। तो उसकी पत्नी प्रसव वेदना में थी और उसके पास कुछ नहीं था, तो वो आलू भून कर खा रहा था। शायद आपको ये कहानी पता भी होगी। तो जब आलू भून कर खा रहा था उसी दरमियान, हाँ। तो फिर उसे जी बच्चा, जी जी। और प्रसव वेदना के दरमियान ही उसकी पत्नी अपने प्राण त्याग देती है। तो समाज इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। जब मतलब भूखों मर रहा था तब कोई नहीं आया था, लेकिन इस ऐसी अवस्था में जब कोई मर जाता है तो डेफिनेटली समाज ऐसा है कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वो सब मिल करके पैसे इकट्ठा करते हैं कि पत्नी के लिए, उसकी पत्नी के लिए कफन आ सके। हाँ, ये कफन नाम था, उसका नाम ही कफन था, जी बिल्कुल। पाठ का। तो कफन आ सके और उसके जो अंतिम संस्कार की सारी चीजें हो सके उस पैसे में। और वो पैसे बुधिया को दे दिए जाते हैं कि भाई आपको ये सारा सामान इकट्ठा करना है। अब भूखा बुधिया बहुत दिनों से, उसने दारू भी नहीं पी थी, खाना भी नहीं खाया था अच्छा। तो जब वो जाता है मार्केट में, बाजार में, तो उसे एक मतलब दारू की दुकान दिखाई देती है, और वो वहां जाता है और देखता है और पैसे उसके पास होते हैं। तो वो सोचता है कि मतलब क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए और अपने दारू की इच्छा पूरी करने के लिए कर लूं। और वो खर्च कर देता है सारा पैसा। और अंत में वो यही सोचता है कि यह समाज जिंदा आदमी की नग्नता को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मरे हुए इंसान की नग्नता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो, भले ही मैं उनका पैसा खा गया हूं, लेकिन फिर से वो पैसा इकट्ठा करेंगे और ये सारी चीजें, अंतिम संस्कार मेरी पत्नी का वो करेंगे ही। तो क्यों ना मैं इस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल करूं। ये एक बहुत बड़ी सीख बिल्कुल। थी उस कहानी में, प्रेमचंद जी ने बताई कि ये समाज कैसा है। कि इंसान भूखा हो तो भले ही हम्म। उसे पैसे ना दे या उसकी मदद ना करे कि उसे आगे बढ़ाने में, लेकिन ऐसे जो टाइम पे नहीं देना भी चाहिए पैसा। लेकिन ये है कि बुधिया ने क्यों इस तरह का निर्णय लिया कि मैं इस पैसे को, वो बिल्कुल भावना रहित हो गया अपनी पत्नी के लिए। क्योंकि वो, उसके लिए भूख ज्यादा महत्वपूर्ण थी और उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जी उसकी भूख के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो समाज का ये बिल्कुल। उगलापन है, या चीजों, किस चीज को महत्व सही में देना चाहिए, समय पर देना चाहिए, यह कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह की चीजें जो हैं वो समाज में बढ़ती ही जा रही हैं। तो हो सकता है कि ठीक समाज बात। एक लेवल हो, कि भाई समाज के अलग अलग लेवल हैं, स्तर हैं। मतलब अब हाई लेवल है, कुछ लो लेवल है, कुछ और लो लेवल है। तो हो सकता है कि ये कहानी किसी बिल्कुल ही लो लेवल पर लागू होती हो, लेकिन ये है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये बात सही है। और जब आप ये बता रहे थे, ये तो उनकी बहुत ही मतलब चुनिंदा कहानियों में से एक है, प्रेमचंद की कफन। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसी कहानियां आपको यूरोप में या अमेरिका में नहीं मिलेंगी। नहीं मिले। हाँ। तो मतलब क्या हम इतने पिछड़ गए हैं कि हम लोग, मतलब वहां सब कोई ऐसा नहीं है जिसको खाने को नहीं मिले, चाहे कुछ भी हो। सही बात। तो क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हमें ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं कि हम लोगों को ठीक से, मतलब दो वक्त का खाना भी नहीं बात जुटा करने पाए। की बात है सर। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, साहित्य वाले लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, सभी चर्चा करते हैं, मतलब जो जहाँ चर्चा कर सकता है। लेकिन सचमुच में सिस्टम क्यों नहीं पहुंच पाता वहां तक? सही बात क्योंकि हर इंसान है। जब जमीन पर पैदा होता है तो अपना अधिकार लेकर पैदा होता है, और वो अधिकार जी। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या जो अच्छे जगह पर कार्यरत हैं वो इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं? शायद शायद सोचते नहीं। नहीं सोचते। और जब मतलब बहुत ही स्वार्थी किस्म का ये सिस्टम भी, और सिस्टम को चलाने वाले भी हो गए हैं कि हम लोग अपना सोच लें और फिर दूसरा चाहे कैसा भी रहे। क्योंकि अगर कल्याणकारी सरकार है या राज्य जिसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट है, तो वो उसका पहला काम होगा कि वो सभी लोगों को, हाँ मतलब हम लोग तो रूस में देखते थे कि वहां पर खाना, कपड़ा जो मूल बेस। सुविधा है, खाना कपड़ा सड़क, मतलब ट्रांसपोर्ट, हाँ। फोन, हाँ। इसके लिए किसी को कुछ नहीं देना। स्वास्थ्य, बिल्कुल। शिक्षा, शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा भी ठीक से नहीं पहुंचती है।
अब शिक्षा नहीं पहुंचती है, वो ऐसा षड्यंत्र है कि अगर जैसे ही आप शिक्षित कर देंगे तो वो पढ़े लिखे को चुनेंगे, मतलब वो चुनेंगे कि भाई वो अपने अधिकार मांगेंगे, कि जो वो सही बात है, मांगना ही चाहिए। तो ये पूरा षड्यंत्र है, जिस जो गरीबों को गरीब ही किया जाए, ये बिल्कुल बात मतलब दर्दनाक बात है, दुख पैदा करती ये जो इन्वायरमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये ब्रह्मांड के इन्वायरमेंट से, प्रकृति के इन्वायरमेंट से मैच नहीं खाता फिर। देखिए अगर हम है। देखें, जी। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और या पृथ्वी है, सूर्य सबको रोशनी देता है समय पे, उसका एक सिस्टम। बिल्कुल। अगर ये सिस्टम ऐसा ना हो तो सब कुछ क्रैश हो जाए। हर चीज की एक गति है, हर गोला अपनी जगह पर अपनी गति से घूम रहा है, और ये एक सिस्टम है। तो अगर ऐसा ना हो तो हर गोला एक दूसरे से टकरा जाए कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं न रह जाऊं, इस तरह की भावना से। तो मुझे सही ऐसा बात। लगता है गवर्नमेंट, सरकार एक सिस्टम है जो कि प्रकृति के सिस्टम से बहुत मेल खाना चाहिए। अगर बहती हुई नदी बह नहीं पा रही है, रुक जा रही है, तो उसका प्रवाह बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो बंद होने से और उस उसमें सागर से नहीं मिल पाता। उसमें हाँ, पानी में सड़न पैदा हो जाएगी, पानी में कीड़े पैदा हो जाएंगे। ये इसलिए बहाव बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे तो बांग्लादेश में यही तो हुआ है, मतलब वहाँ लोगों मतलब उनको भागना पड़ा, जी। क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी, और अंततः सभी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं, जान बचा के वही अच्छा है। हम्म। लोगों का जो मतलब वही भूखे और अत्याचार से पीड़ित लोग ही आ गए, खासतौर से विद्यार्थी। हम्म। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, ये तो मूल रूप से सभी का अधिकार है। ठीक और है। सरकार सरकार को करना ही चाहिए, और सरकार वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कर सकती है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को शिक्षा में शामिल करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा में शामिल करते करते जब बच्चे इन चीजों को समझेंगे, और कि भाई आप ही जो बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं वही बड़े होकर अधिकारी बनेंगे, और जब वो अधिकारी हाँ। बनेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति क्या कहती है, कि इंसान को किस तरह से आपको ट्रीट करना है, और उसकी जो चीजें हैं उस तक पहुंचाना है। आपको मिली हुई है बिल्कुल बांटने के लिए, ना कि आपको समेट कर रखने के लिए। तो प्रवाह कहीं ना कहीं बिल्कुल। आपसे होता है, या कुछ ऐसे लोगों की वजह से कि जो आप पर हावी हो रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही समझने जैसा है, और इस चीजों को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। तो माना कि अभी नहीं खत्म हो सकता, लेकिन अगर इन चीजों को शिक्षा में शामिल किया जाए, हम जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रमों के अंदर इस तरह की कहानियां शामिल की जाए। जैसे आपने बताया कि आप शिक्षा के लिए कुछ इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि लोग ठगे ना जाएं, तो इस जी जी। से हमें बच्चों को अपनी शिक्षा में दिखाना होगा कि ये नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रकृति के नियम के साथ हमारे सिस्टम का नियम जुड़ा हुआ है, और ये जब सब सुचारू रूप से चलेगा तभी सारी चीजें एक सही ढंग से चल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शिक्षा में मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा। एक चीनी कहावत है, मुझे वो याद आती है, कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि यू गिव मी फिश हम्म। एंड यू फीड मी फॉर अ डे, हम्म। एंड यू टीच मी फिश हाउ टू फिश, हम्म। एंड यू टीच मी यू फीड मी फॉर द एंटायर लाइफ। मतलब अगर आपने एक दिन मछली दे दी तो आप एक दिन खाना खा लेंगे, लेकिन आपने मछली पकड़ना सिखा दिया तो फिर तो मैं पूरी जिंदगी के लिए आप मुझे भोजन दे देंगे। तो ये वही बात है कि आप शिक्षित कर दीजिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो महत्व, जो बात है ये, कि विचारधारा, अमीर की विचारधारा अमीर बनने की है, और गरीब की विचारधारा विचारधारा ही नहीं है अमीर होने की। तो उस विचारधारा को कैसे उनके अंदर डाला जाए, ये भी हमें अपने शिक्षा में शामिल करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हर भाषा में हमें, चाहे जिस भी भाषा के वो लोग हों, लेकिन उन बच्चों के अंदर हमें यह डालना है, बच्चे कि किस तरह से हमें सोचना होगा कि हम अपनी हर स्थिति का लेवल ऊपर कर सकें। चाहे वो बिल्कुल सही। आर्ट में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपका जीवन स्तर हो, चाहे आपके खाने का स्वास्थ्य स्तर हो, मतलब आपके रहन जी जी। सहन का स्तर हो, उस हर चीज को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा में उस चीज को शामिल करना चाहिए। ना कि सिर्फ यह ज्ञान की इतिहास में क्या हुआ और गणित में क्या हुआ, विज्ञान में क्या हो रहा है। जी जी।
ये परिवर्तन अगर हम लाएं अपने शिक्षा के मूल पाठ्यक्रमों में, तो हमारी स्थिति जो है बच्चों की धीरे धीरे, अभी नहीं लेकिन 20 साल के बाद या 50 साल के बाद हमारा समाज एक बेहतरीन स्तर पर आ जाएगा। और ये जो छोटी छोटी समस्याएं जिनकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या घटित होती है वो खत्म होने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार। आप पता नहीं लॉग इन करेंगे कि नहीं, आप थक ना गए हो बहुत नहीं, प्रश्न। जी, आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। जी। जी, तो हमारे अब एकदम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं हम लोग साक्षात्कार के। और जी आधा घंटा होगा बात करने का, तो आप फ्री माइंड से कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वो भी हम ऐड कर देंगे आपकी वीडियो के साथ। और जी। आपके व्यक्तित्व को जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी मजेदार बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे प्रश्नों में कुछ ऐसा है कि आप बहुत ही सटीक सटीक जवाब दे रहे हैं, और वो खास, कोई बात नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे कि जिससे कि आपके अंदर का जो रोचकपन है वो दिखाई दे। तो जी जी। जैसे थोड़ी सी बातें पद के दावेदार पर भी कर ली जाएं, तो आप हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला व्यंग्य संग्रह है। जब बिल्कुल शुरुआती चरण में थे हम लोग, तो कुछ रचनाएं हमने लिखी, कुछ प्रकाशित हुई, इकट्ठी हुई। तो ये पद के दावेदार शीर्षक चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए लोग जो पद हासिल करना चाहते हैं, ये इनके इन प्रकार कुछ भी करेंगे, दूसरे को नीचे दिखाएंगे, गाली गलौज करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, उनकी चर्चा करते हुए व्यंग्य। और अब सिर्फ पद प्राप्त करना है, किसी किसी को सेवा करना या काम करना नहीं है, ये बताना चाहते हैं। तो उसमें करीब 15 व्यंग्य रचनाएं हैं जो इसी तरह से है। और उसमें एक खाद की उड़ान है, जिसमें सामाजिक जो चीजें होते हैं, लोग उसको भी अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं चोरी करके, इस तरह की चीजें हैं। तो वो उस लिहाज से बहुत पुराना है। और उसमें बहुत, मतलब असल में साहित्य हमें इतिहास भी बताते हैं। तो जैसे उस समय हम लोग बात करते हैं कि वो 25 पैसे मांग रहे हैं, तो 25 पैसे तो आजकल पता ही नहीं चलता। तो हमें ये याद आता है कि उस समय में किस तरह से हम लोगों ने विकास किया, हम आगे बढ़े। इस कहानी जी ये। कहानी याद आती है कि 7th स्टैंडर्ड में जब हम मतलब हिंदी हुआ करती थी हमारे पास, तो उसमें एक कहानी थी, प्रेमचंद जी की थी शायद वो, हाँ, कि समाज कैसा है इसके बारे में बताया था उन्होंने। कि बुधिया नाम का एक था, एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। तो उसकी पत्नी प्रसव वेदना में थी और उसके पास कुछ नहीं था, तो वो आलू भून कर खा रहा था। शायद आपको ये कहानी पता भी होगी। तो जब आलू भून कर खा रहा था उसी दरमियान, हाँ। तो फिर उसे जी बच्चा, जी जी। और प्रसव वेदना के दरमियान ही उसकी पत्नी अपने प्राण त्याग देती है। तो समाज इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। जब मतलब भूखों मर रहा था तब कोई नहीं आया था, लेकिन इस ऐसी अवस्था में जब कोई मर जाता है तो डेफिनेटली समाज ऐसा है कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वो सब मिल करके पैसे इकट्ठा करते हैं कि पत्नी के लिए, उसकी पत्नी के लिए कफन आ सके। हाँ, ये कफन नाम था, उसका नाम ही कफन था, जी बिल्कुल। पाठ का। तो कफन आ सके और उसके जो अंतिम संस्कार की सारी चीजें हो सके उस पैसे में। और वो पैसे बुधिया को दे दिए जाते हैं कि भाई आपको ये सारा सामान इकट्ठा करना है। अब भूखा बुधिया बहुत दिनों से, उसने दारू भी नहीं पी थी, खाना भी नहीं खाया था अच्छा। तो जब वो जाता है मार्केट में, बाजार में, तो उसे एक मतलब दारू की दुकान दिखाई देती है, और वो वहां जाता है और देखता है और पैसे उसके पास होते हैं। तो वो सोचता है कि मतलब क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल
अपना पेट भरने के लिए और अपने दारू की इच्छा पूरी करने के लिए कर लूं, और वो खर्च कर देता है सारा पैसा। और अंत में वो यही सोचता है कि यह समाज जिंदा आदमी की नग्नता को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मरे हुए इंसान की नग्नता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो, भले ही मैं उनका पैसा खा गया हूं, लेकिन फिर से वो पैसा इकट्ठा करेंगे और ये सारी चीजें, अंतिम संस्कार मेरी पत्नी का वो करेंगे ही, तो क्यों ना मैं इस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल कर लूं। ये एक बहुत बड़ी सीख बिल्कुल। थी उस कहानी में, प्रेमचंद जी ने बताई कि ये समाज कैसा है, कि इंसान भूखा हो तो भले ही उसे पैसे ना दे या उसकी मदद ना करे कि उसे आगे बढ़ाने में, लेकिन ऐसे जो टाइम पे नहीं देना भी चाहिए पैसा। लेकिन ये है कि बुधिया ने क्यों इस तरह का निर्णय लिया कि मैं इस पैसे को, वो बिल्कुल भावना रहित हो गया अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि वो उसके लिए भूख ज्यादा महत्वपूर्ण थी और उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, जी। उसकी भूख के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो समाज का ये बिल्कुल। उगलापन है, या चीजों, किस चीज को महत्व सही में देना चाहिए, समय पर देना चाहिए, यह कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह की चीजें जो हैं वो समाज में बढ़ती ही जा रही हैं। तो हो सकता है कि ठीक समाज बात। एक लेवल हो, कि भाई समाज के अलग अलग लेवल हैं, स्तर हैं, मतलब अब हाई लेवल है, कुछ लो लेवल है, कुछ और लो लेवल है। तो हो सकता है कि ये कहानी किसी बिल्कुल ही लो लेवल पर लागू होती हो, लेकिन ये है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये बात सही है। और जब आप ये बता रहे थे, ये तो उनकी बहुत ही मतलब चुनिंदा कहानियों में से एक है, प्रेमचंद की कफन। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसी कहानियां आपको यूरोप में या अमेरिका में नहीं मिलेंगी। नहीं मिले। हाँ। तो मतलब क्या हम इतने पिछड़ गए हैं कि हम लोग, मतलब वहां सब कोई ऐसा नहीं है जिसको खाने को नहीं मिले, चाहे कुछ भी हो। सही बात। तो क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हमें ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं कि हम लोगों को ठीक से, मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं बात जुटा करने पाए। की बात है सर। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, साहित्य वाले लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, सभी चर्चा करते हैं, मतलब जो जहाँ चर्चा कर सकता है, लेकिन सचमुच में सिस्टम क्यों नहीं पहुंच पाता वहां तक? सही बात। क्योंकि हर इंसान जब जमीन पर पैदा होता है तो अपना अधिकार लेकर पैदा होता है, और वो अधिकार जी। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या जो अच्छे जगह पर कार्यरत हैं वो इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं? शायद शायद सोचते नहीं। नहीं सोचते। और जब मतलब बहुत ही स्वार्थी किस्म का ये सिस्टम भी, और सिस्टम को चलाने वाले भी हो गए हैं कि हम लोग अपना सोच लें और फिर दूसरा चाहे कैसा भी रहे। क्योंकि अगर कल्याणकारी सरकार है या राज्य जिसको कहते हैं, वेलफेयर स्टेट है, तो वो उसका पहला काम होगा कि वो सभी लोगों को, हाँ मतलब हम लोग तो रूस में देखते थे कि वहां पर खाना, कपड़ा जो मूल बेस। सुविधा है, खाना, कपड़ा, सड़क, मतलब ट्रांसपोर्ट, हाँ। फोन, हाँ। इसके लिए किसी को कुछ नहीं देना। स्वास्थ्य, बिल्कुल। शिक्षा, शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा भी ठीक से नहीं पहुंचती है। अब शिक्षा नहीं पहुंचती है, वो ऐसा षड्यंत्र है कि जैसे ही आप शिक्षित कर देंगे तो वो पढ़े लिखे को चुनेंगे, मतलब वो चुनेंगे कि भाई वो अपने अधिकार मांगेंगे, कि जो वो सही बात है, मांगना ही चाहिए। तो ये पूरा षड्यंत्र है, जिस जो गरीबों को गरीब ही किया जाए, ये बिल्कुल बात मतलब दर्दनाक बात है, दुख पैदा करती ये जो इन्वायरमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये ब्रह्मांड के इन्वायरमेंट से, प्रकृति के इन्वायरमेंट से मैच नहीं खाता फिर। देखिए, अगर हम है। देखें, जी। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और या पृथ्वी है, सूर्य सबको रोशनी देता है समय पे, उसका एक सिस्टम। बिल्कुल। अगर ये सिस्टम ऐसा ना हो तो सब कुछ क्रैश हो जाए। हर चीज की एक गति है, हर गोला अपनी जगह पर अपनी गति से घूम रहा है, और ये एक सिस्टम है। तो अगर ऐसा ना हो तो हर गोला एक दूसरे से टकरा जाए, कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं न रह जाऊं, इस तरह की भावना से। तो मुझे सही ऐसा बात। लगता है गवर्नमेंट, सरकार एक सिस्टम है जो कि प्रकृति के सिस्टम से बहुत मेल खाना चाहिए। अगर बहती हुई नदी बह नहीं पा रही है, रुक जा रही है, तो उसका प्रवाह बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो बंद होने से और उस उसमें सागर से नहीं मिल पाएगा। उसमें
हाँ, पानी में सड़न पैदा हो जाएगी, पानी में कीड़े पैदा हो जाएंगे। ये इसलिए बहाव बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे तो बांग्लादेश में यही तो हुआ है। मतलब वहाँ लोगों, मतलब उनको भागना पड़ा, जी। क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी, और अंततः सभी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं, जान बचा के वही अच्छा है। हम्म। लोगों का जो मतलब वही भूखे और अत्याचार से पीड़ित लोग ही आ गए, खासतौर से विद्यार्थी। हम्म। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, ये तो मूल रूप से सभी का अधिकार है। ठीक है। और सरकार सरकार को करना ही चाहिए, और सरकार वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कर सकती है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को शिक्षा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में शामिल करते करते जब बच्चे इन चीजों को समझेंगे, और कि भाई आप ही जो बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं वही बड़े होकर अधिकारी बनेंगे, और जब वो अधिकारी हाँ, बनेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति क्या कहती है कि इंसान को किस तरह से आपको ट्रीट करना है और उसकी जो चीजें हैं उस तक पहुंचानी है। आपको मिली हुई है बिल्कुल बांटने के लिए, ना कि आपको समेट कर रखने के लिए। तो प्रवाह कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल। आपने रोका है, या कुछ ऐसे लोगों की वजह से कि जो आप पर हावी हो रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही समझने जैसा है, और इस चीजों को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। तो माना कि अभी नहीं खत्म हो सकता, लेकिन अगर इन चीजों को शिक्षा में शामिल किया जाए, हम जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रमों के अंदर इस तरह की कहानियां शामिल की जाए, जैसे आपने बताया कि आप शिक्षा के लिए कुछ इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि लोग ठगे ना जाएं। तो इस जी जी। से हमें बच्चों को अपनी शिक्षा में दिखाना होगा कि ये नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रकृति के नियम के साथ हमारे सिस्टम का नियम जुड़ा हुआ है, और ये जब सब सुचारू रूप से चलेगा तभी सारी चीजें एक सही ढंग से चल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शिक्षा में मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा। एक चीनी कहावत है, मुझे वो याद आती है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि यू गिव मी फिश हम्म। एंड यू फीड मी फॉर अ डे, हम्म। एंड यू टीच मी फिश हाउ टू फिश, हम्म। एंड यू टीच मी यू फीड मी फॉर द एंटायर लाइफ। मतलब अगर आपने एक दिन मछली दे दी तो आप एक दिन खाना खा लेंगे, लेकिन आपने मछली पकड़ना सिखा दिया तो फिर तो मैं पूरी जिंदगी के लिए आप मुझे भोजन दे देंगे। तो ये वही बात है कि आप शिक्षित कर दीजिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो महत्व, जो बात है ये, कि विचारधारा, अमीर की विचारधारा अमीर बनने की है, और गरीब की विचारधारा विचारधारा ही नहीं है अमीर होने की। तो उस विचारधारा को कैसे उनके अंदर डाला जाए, ये भी हमें अपने शिक्षा में शामिल करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हर भाषा में हमें चाहे जिस भी भाषा के वो लोग हों, लेकिन उन बच्चों के अंदर हमें ये डालना है, बच्चे कि किस तरह से हमें सोचना होगा कि हम अपनी हर स्थिति का लेवल ऊपर कर सकें, चाहे वो बिल्कुल सही। आत्म हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपका जीवन स्तर हो, चाहे आपके खाने का स्वास्थ्य स्तर हो, मतलब आपके रहन जी सहन का स्तर हो। उस हर चीज को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा में उस चीज को शामिल करना चाहिए, ना कि सिर्फ यह ज्ञान की इतिहास में क्या हुआ और गणित में क्या हुआ, विज्ञान में क्या हो रहा है। जी जी। ये परिवर्तन अगर हम लाएं अपने शिक्षा के मूल पाठ्यक्रमों में, और तो हमारी स्थिति जो है बच्चों की धीरे धीरे, अभी नहीं लेकिन 20 साल के बाद या 50 साल के बाद हमारा समाज एक बेहतरीन स्तर पर आ जाएगा, और ये जो छोटी छोटी समस्याएं जिनकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या घटित होती है वो खत्म होने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मिस्टर ली अभी भी हैं, तो उनकी कार्य करने की जो क्षमता हमने यहाँ पर देखी, जिस तरह से लोग उनका सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से किया कि हमें काम करना है, मतलब काम करना है। आप ये मत देखिए कि हमें क्या मिल रहा है, आप ये कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि हमें इतना वेतन नहीं मिलता, हम इतना ज्यादा काम क्यों करें। नहीं, आप उस गद्दी पर बैठे हैं तो काम करना है, ये मानकर चलिए। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हमें, हमारे भारत को भी ये चीज सीखने जैसी है, और हर इंसान। बिल्कुल सही। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमें ये बताएं कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। ओह अच्छा ठीक है। जानते हैं सब। अ, जी। ठीक है। तो
एक तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीजें सीखने को मिली। और हम ये संवाद कभी न कभी फिर करेंगे, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मेरा ये कहना है, संदेश तो मैं क्या दूं, वैसी कोई स्थिति नहीं है कि जो जीवन है वो अनमोल है। मैं ये ऐसा समझता हूँ, और आपको भरपूर जीवन जीना चाहिए, कोई निराशा जैसा नहीं होना चाहिए। और ईश्वर ने सबको साधन दिए हैं, शक्ति दी है, और आप अगर अपने रास्ते पर चलेंगे तो जरूर सफल होंगे और उसको आनंद प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जियो, अच्छी तरह से जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि हम दूसरे का भी सम्मान करें, दूसरे के भी जीवन के अधिकार को हम लोग बनाए रखें। और मतलब मैं तो क्या है, ये संदेश का सेट हो गया पूरा। एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े साहित्यकार हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने सफल आप कलाकार हैं, कितने शिक्षक अच्छे हैं, ये सब बातें गौण होती हैं, क्योंकि सबको ये हासिल कर सकता है जो भी श्रम करता है। और सबसे जो याद रहती है बात किसी के भी बारे में, ये होती है कि उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। और खास तौर से जब हम परेशानी में थे और संकट में थे, तब हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, ये बातें याद रहती हैं। तो इन चीजों को याद रखते हुए अपने खुश रह करके जीवन बिताएं और लोगों में खुशी बांटें। ये मेरा कहना है आप लोग से। व्यवहार बहुत मायने रखता है, सही कहा आपने कि सही व्यवहार। और अगर सही व्यवहार हो जाए तो मुझे लगता है कि प्रत्युत्तर में भी आपको सही व्यवहार ही मिलना शुरू हो जाता है। तो गिव गुड कहते हैं ना कि गिव एंड टेक वाला रिलेशन तो होता ही है, लेकिन आप अच्छा दो और अच्छा लो और अच्छा महसूस करो। महसूस बिल्कुल। बहुत अहमियत रखता है। मैं मोड़ लिया कि मैं यहाँ आ गई, लेकिन मैंने अपने संस्कृति के लिए कार्य करना शुरू किया यहाँ पर। हिंदी के लिए कार्य करना शुरू किया और बड़ा अच्छा लगता है। आज पिताजी को बहुत गर्व महसूस होता है कि वहां जाने के बाद आप अपनी हिंदी पर, अपनी भाषा पर, अपनी कल्चर पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और शायद भगवान ने जी। निमित्त बनाया है कि आपको ये बढ़ाना है आगे। और उन्होंने, मुझे लगता है अब लगता है कि अच्छा किया कि मुझे वहां पर पैदा किया, कि मैंने सारी चीजें देखी धीरे 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 आते आते। अब मैंने एक बड़ा अलग समाज देख रही हूँ कि जहाँ पर सचमुच में कैसे रहना चाहिए और ये प्रवाह वहां तक फैलाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बहुत आप अच्छे। आप जैसे गुरुजनों से मिलने के बाद भी ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भारत में। आपने देश जी। विदेश हर जगह की यात्रा की हुई है, तो वहां से जो कुछ हम अच्छा सीख पाते हैं, तो वो हमें अपने जो हमारे लोग हैं भारत में, जो बच्चे हैं, अगर आप कहीं जाते हैं शिक्षा देने के लिए या किसी बात को कहने के लिए, तो आप उन्हें ये सारी चीजें बता सकते हैं कि आपको किस तरह से बिल्कुल। व्यवहार करना है, कैसे रहना है। छोड़ दीजिए सरकार का भरोसा कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो अपने एक स्तर, लेकिन हमें खुद के अपने स्तर पर किस तरह से रहना है, किस तरह से सोचना है। तो ये मैंने सीखा है। तो मैंने बिल्कुल। तो ऐसे तो उनको उनको लिया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर कहीं ना कहीं अपनी भाषा के तौर पर तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे बहुत खुशी आप हुई। दोबारा आएंगे तो मुलाकात जरूर होगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह। तो अब हम इस साक्षात्कार का को समाप्त करते हैं। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत सुख से रहें आप, स्वस्थ रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। जी आप भी।